2024 का बरस शुरू हो चुका है। ये साल है देश में आम चुनाव का। किसी ने कहा कि एक नरेंद्र मोदी और 2 अमित शाह, ये 2 टिकट तय मानिए, उसके अलावा कुछ भी तय नहीं है। सत्य है? जयशंकर जी किसी भी जगह जाते हैं तो वो सीट उनके लिए बता दी जाती है। वो तिरुवनंतपुरम गए तो बोले यही लड़ेंगे। अब शशि थरूर के खिलाफ बेंगलुरु साउथ गए तो सबने तेजस्वी सूर्या को बहुत सहानुभूति दिखाई कि बस तुम्हारा तो टिकट कटा, अब इनको मिलने वाला है। जिस सीट से अशोक तंवर लड़ना चाहते हैं वो उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने अंतिम दम तक जो है अशोक तंवर को चुनाव नहीं लड़ने देंगे, अगर अलायंस होता है तो भी। कोई एक्ट्रेस भी चुनाव लड़ेंगी क्या महाराष्ट्र में? हाँ, बहुत जिन एक्ट्रेस का आप कह रहे हैं उनका गाना बहुत लोगों ने सुना है, बहुत लोग उनके चाहने वाले भी हैं। यूपी से 2 आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि इस कवायद में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश से 1 आईपीएस ऑफिसर और 1 आईएएस ऑफिसर है। कर्नाटका में सुन रहे हैं कि एक टेक्नोक्रेट है कोई जो बीजेपी जिनके संपर्क में है। ममता बनर्जी और अधीर रंजन के बीच द बिटरनेस इज सो लॉन्ग स्टैंडिंग कि यहाँ पे कोई भी अंडरस्टैंडिंग होने का संभावना बहुत ही कम है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तालमेल हो सकता है तो तमाम राजनीतिक दलों के साथ में तालमेल हो सकता है। मनोज तिवारी जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की 2013 में, उससे एक दिन पहले वो शीला दीक्षित के घर गए थे ज्वाइन करने के लिए। शेर बहुत अच्छा गालिब साहब का, कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबोजोज तमाशा मेरे आगे। अगर आपको पता चले आजकल क्लाइमेट चेंज पर बहुत बात होती है। बीते दिनों हम यूके के एक नेताजी से बात कर रहे थे और उनसे सवाल पूछा गया कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, तो वो दूसरे तीसरे नंबर पर जलवायु परिवर्तन की बात करने लगे। हमारे हिंदुस्तान में जलवायु परिवर्तन का असर तो दिखता है, बात उतनी नहीं होती है, और जिस जलवायु की बात होती है वो सीधे सीधे जनता से जुड़ी है, क्योंकि 2024 का बरस शुरू हो चुका है। ये साल है देश में आम चुनाव का। हिंदुस्तान के नक्शे पर किसी भी शहर या गांव में चले जाइए, बातचीत कुछ एक वाक्यों के बाद इस दिशा में मुड़ ही जाती है। कौन आ रहा है, क्या कोई जा रहा है, या फिर किसी के मंसूबे खेत रहने वाले हैं। और इन सब पर हफ्ते दर हफ्ते नए तर्क जुड़ते हैं, नए समीकरण आ जुड़ते हैं, और नए नए उदाहरणों के जरिए बात को पुख्ता या कमजोर किया जाता है। और इसीलिए हर हफ्ते लल्लन टॉप के इस वीकली पॉलिटिकल प्रोग्राम नेता नगरी में हम बात करते हैं हफ्ते भर की सियासी हलचलों के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये नेता नगरी का एक नया एपिसोड है। नेता नगरी के पहले सत्र में बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के बारे में। किन किन मंत्रियों को लोकसभा सीटें तलाशने के लिए या चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए कह दिया गया। राज्यसभा के कौन से लोग हैं जिनको कार्यकाल विस्तार की यानी एक और टर्म की उम्मीद नहीं मिली। लेटरल एंट्री के जरिए कौन आ सकता है, और दूसरी पार्टियों के कौन से नेता हैं जो भाजपा की ज्वाइनिंग कमेटी के संपर्क में हैं। इस पर बात करेंगे 4 वरिष्ठ पत्रकारों के साथ। फिर रुक करेंगे इंडिया ब्लॉक का, वहां पर सीट शेयरिंग को लेकर किन किन राज्यों में जिच है और कहां कहां नैरेटिव और सीटों का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। तो आइए शुरू करते हैं नेता नगरी। नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की। चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे 4 वरिष्ठ पत्रकार, इंडियन एक्सप्रेस अखबार की प्रबुद्ध पत्रकार लिज मैथ्यू, बहुत बहुत स्वागत है लिज आपका। द हिंदू की निष्ठुला हैबर, निष्ठुला आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, जिस न्यूज के डायरेक्टर और देवानंद के दिए गमछे से सुशोभित राहुल श्रीवास्तव जी, और हमारे साथ हैं बहुत ही प्रतिभा संपन्न पत्रकार हिमांशु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत सौरभ जी। और राहुल जी ने अपने गमछे के बारे में बताया और मेरी जैकेट के बारे में भी बता दिया जी। मैंने कहा प्रतिभा संपन्न। हाँ, प्रतिभा संपन्न है, और मेरी वाइफ का नाम प्रतिभा है। ये जो ड्रेस है या जो जैकेट है, जो शर्ट है, सब वही मुझे लाके देती है। राहुल जी, कब और कहां दिया देवानंद जी ने आपको ये स्कार्फ? ये एक करीब 1990 की बात है, जब एक हमारी सीनियर हुआ करती थी फिल्म क्रिटिक, वो हमें देव साहब से मिलाने ले गई। तो जब मैंने उनको कहा कि मैं उनका फैन हूं, तो देव साहब ने कहा कि ऐसा हर एक आदमी कहता है मुझसे जो मिलता है। तो मैंने कहा आप टेस्ट ले लीजिए।
तो उन्होंने टेस्ट लिया, उन्होंने 5 सवाल कहे थे कि पूछेंगे अपनी फिल्मों के बारे में। तो एक जगह पे देव साहब, मैंने जो उनको जवाब दिया कि आपका ये, उन्होंने पूछा इस डायलॉग में आगे क्या है, तो मैंने बताया, तो देव साहब ने कहा ये गलत है। मैंने कहा नहीं साहब ये गलत नहीं है, आप किसी से पूछ लीजिए। तो उन्होंने उनके एक सज्जन पीए जो थे उनको बुला करके जब पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं सही कह रहा हूं। तो देव साहब ने इस बात से इंप्रेस होकर के एक तो पहले मुझे पूरा अपना जो वार्डरोब था दिखाया, पूरा अपना कलेक्शन, जूतों का, हैट्स का, टाइज का, स्कार्फ्स का। उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि उसके बाद ये स्कार्फ निकाल करके उन्होंने मुझे दिया और ये कहा कि उनको ये पर्सनली इटली के एक बहुत बड़े मशहूर डिजाइनर ने उनको स्विट्जरलैंड में आकर के बिल के दिया था। तो ये मेरे फेवरेट देव साहब की याद जो है मेरे गले से लिपटी हुई है। इतने किस्से लिए घूमते हैं, कभी नहीं लगता कि आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ दे दें किताब में लिख के? आप अटल जी से भी लंबा पॉज लेंगे तब भी मैं इस सवाल का जवाब लिए बिना आगे नहीं बढ़ाऊंगा कार्यक्रम। अटल जी ने किताब लिखी थी कोई? अटल जी पत्रकार थे और तब वो लेख लिखते थे पांचजन्य में। मैंने भी लिखे, मैंने अटल जी से ज्यादा लिखे हैं जी, पर आप पत्रकार हैं, वो तो राजनीति में व्यस्त है, आप पत्रकारिता में ही व्यस्त हैं अभी। अब आगे कोई राजनीति में अभी 2024 की लिस्टें नहीं आई हैं, कोई इरादा हो तो मैं नहीं कह सकता। नहीं, अटल जी राजनीति में फंस गया, मैं रोटी में फंस गया। जी, अटल जी वाकपटु हैं, वो प्रधानमंत्री बन गए, पर हम तो आपके पीछे पड़ सकते हैं, उनसे तो हम नहीं मिले कभी इतना आमने सामने। अरे उन अटल जी के पीछे बहुत पड़े थे बहुत लोग किताब के लिए। बहरहाल मैं हिमांशु जी की जैकेट पे ज्यादा बात करना पसंद नहीं 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 करूंगा। नहीं नहीं राहुल सर, आप ये नेता नगरी के दर्शकों के प्रति आपकी ये जवाबदेही, आप बताइए, आपका 3.5 दशक का राजनीतिक पत्रकारिता का तजुर्बा है, आप इस पर किताब कब लिखेंगे बताइए? इस पे मैं समय मिलते ही किताब लिखूंगा। वो समय कब मिलेगा सर? ये हाँ हिमांशु जी पूछिए जरा। राहुल सर, वो समय आपको कब मिलेगा? अभी तो परेशानी है कि फिक्र दुनिया में सर खपाता हूं मैं, कहां ये बवाल कहां। बस ये इसी शेर से शुरू कर लीजिएगा किताब प्रभु। नहीं, उसमें एक शेर बहुत अच्छा गालिब साहब का कि बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबोजोज तमाशा मेरे आगे। कभी नेता कोई कॉल दे भी दे, लेकिन राहुल जी से कॉल लेना तो। चलिए, आपने किताबों की बात की, नेता मुझे नहीं लगता किताब लिखते हैं, और राहुल जी भी उस 2 किस्सों से वाकिफ होंगे। एक मुख्यमंत्री बने, उन्होंने किताब लिखी थी अध्यक्ष जी करके, और अटल जी ने कहा कि उन्होंने उस किताब का विमोचन किया था और कहा था कि मुझे पहली बार ऐसी किताब का विमोचन करना पड़ रहा है जिसको लेखक ने नहीं लिखा है। ये उन्होंने मंच पे कहा? मंच से। किसकी किताब थी, किसके नाम से छपी किताब थी? अब वो बाद में मुख्यमंत्री भी हुए और कैबिनेट में मंत्री भी बने और बड़े विभाग के। सर ये इतना तो दर्शक डिजर्व करते हैं ना। देखिए, दर्शकों के लिए संकेत मत छोड़िए, नाम बता दीजिए। उत्तराखंड के विजय मुख्यमंत्री गोयल। थे। नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के ही मुख्यमंत्री थे। एक बार विजय गोयल साहब के साथ एक विजय गोयल साहब के साथ हुआ। ये रमेश पोखरियाल निशंक की बात कर रहे हैं क्या? आपने नाम लिया, मैं नहीं लेता। चलिए, आपने दूसरा confirm किया। विजय गोयल जी का किस्सा हुआ। अरुण जेटली जी के ब्लॉग्स का कंपाइलेशन जो है उसका रिलीज हो रहा था, तो अरुण जी ने एक किस्सा सुनाया और उन्होंने कहा कि एक बार एक नेता आए और उन्होंने मुझे कहा कि इस किताब का विमोचन कर दीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि ये किताब आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, क्योंकि आप लेखक हैं। तो वो नेता भी केंद्र सरकार में मंत्री रहे, और ऐसे बहुत से नेता होते हैं, राजनेता हैं, जो किताबें लिखते नहीं, लिखवाते हैं। तो इस पे कभी चर्चा कर सकते हैं। और मुझे लगता है बहरहाल अब सौरभ जी कुछ एक की पॉल तो अरुण शौरी साहब ने खोली दी थी अपने आर्टिकल्स में। हाँ, चलिए, बहुत से राजनेता जो अखबारों में कॉलम भी लिखते हैं वो भी लिखवाया करते हैं, घोस्ट राइटर होते हैं। खैर, बड़े लोग हैं, उनके बारे में बस नहीं ये और कह दीजिए कि उनमें से कुछ एक अभी बहुत चर्चित हैं। हाँ, चर्चित भी हो सकते हैं, और पूर्व में राज्यसभा सांसद, पार्टी में बड़े बड़े पदों में रहे हुए लोग हैं वो। चलिए,
पहला सवाल मेरा लिज मैथ्यू से है। लिज, हम लोग नॉर्थ इंडिया के समीकरणों पर लगातार बात कर रहे हैं, साउथ इंडिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी का क्या प्लान नजर आ रहा है? बीजेपी इस बार बीजेपी का फोकस थोड़ा साउथ में ज्यादा लग रहे हैं। एक तो उनको एक प्राइमरी उनका एक है कि कर्नाटका में उनको जो 29 से 25 सीट है उसको रिटेन करना है। दूसरा, अभी तेलंगाना में उनका वोटिंग परसेंटेज 7 से लेके 14 हो गया, डबल हो गया। तो उनको लग रहा है कि थोड़ा उधर भी सीट 2-3 सीट उस पे फोकस करना है। तो और केरला में आप देख रहे होगा, प्रधानमंत्री एक बार तो अभी रिसेंटली जा चुका है, अभी और जा रहे हैं। अगले हफ्ते फरवरी में एक और विजिट है कि और पार्टी के बाकी नेताओं भी प्रधानमंत्री का जो पॉपुलैरिटी है वो उसको उन्होंने थोड़ा उनका एक्सप्लॉइट करना चाहता है केरला में भी। और आंध्रा में वो अभी भी उनका वो चर्चा हो रही है कि टीडीपी और पवन कल्याण की जो पार्टी है उनके साथ जोड़ना है कि नहीं। एक सेक्शन बोलता है कि जो जोड़े तो भी हमको क्या 5 सीट मिलेगा, उसमें से 2-3 सीट मिलेगा, उससे अच्छा है हमारा खुद लड़े। लेकिन पार्टी का ये साउथ में ये है कि अभी कर्नाटका में उन्होंने ऑलरेडी जेडीएस के साथ देवेगौड़ा जी की जेडीएस के साथ अलायंस अनाउंस हुआ है। तो उनका साउथ में ये है कि कमल का निशान में जितना भी मिले उतना ले लो। इनका जो 303 से जो आगे जाने का जो टारगेट है उसको अभी तो हमको पता है कि नॉर्थ का 3-4 स्टेट में उनको सैचुरेशन पॉइंट में है। तो ज्यादा मिलना है तो साउथ से ही मिलना है। नहीं तो उड़ीसा एक दूसरा स्टेट है, बिहार एक दूसरा स्टेट है, उनको ज्यादा मिलने लायक स्टेट, देने लायक स्टेट है कि उससे ज्यादा साउथ में थोड़ा फोकस करे। और बीजेपी का है ना, अभी एक तो उनका जीत के आगे उनका एक नेशनल पार्टी का जो एक इमेज भी वो चाहते हैं कि सिर्फ एक नॉर्थ इंडियन पार्टी ना, वो जो उनका जो नाम पे जो बोलते हैं ना, तो ये नॉर्थ वर्सेस साउथ भी रिसेंटली आया था, तो प्रधानमंत्री से लेके सारा नेता ही उनको कंडेम भी किया था। फिर भी उनको दिखाना है पार्टी को एक भाजपा एक नेशनल पार्टी है, उसके लिए उनको साउथ में सीट मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आगे थे तमिलनाडु में एडीएमके के साथ उनका था अलायंस था, लेकिन वो कुछ प्रॉब्लम हो गया कि उसमें लेकिन ये पार्टी ऐसे नहीं जा रहे कि एडीएमके के साथ कुछ रिश्ता नहीं है। कुछ सही है कि स्टेट यूनिट में कुछ नेताओं को ऐसे लग रहे हैं कि उनका वो नहीं चाहिए, लेकिन पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप में ऐसा नहीं है कि वो लोग बोलते हैं कि एडीएमके के साथ हो जाएगा। वो उधर भी उनका जो एक रिपोर्ट आया था रिसेंटली, उसमें उनको ग्राउंड रिपोर्ट में सर्वे किया था, उसमें बोला कि केरला में 20% तक वोट मिलेगा। सीट के बारे में कुछ बोला नहीं है, लेकिन वोट तो बढ़ेगा। इसलिए पार्टी 3-4 सीट में केरला में फोकस कर रहे। तमिलनाडु में भी उनका बोल रहे कि एक नेता बोल रही थी कि 2024 का सबसे बड़ा सरप्राइज तमिलनाडु से आएंगे। वो ऐसे क्लेम कर रहे हैं, इसलिए कि वो बोल रहे कि एडीएमके को कोई बड़ा नेता नहीं है अभी, जो जयललिता जी के बाद कोई नेता नहीं है, इसलिए मोदी जी का जो पॉपुलैरिटी है वो उनको ठीक से आप कैश इन कर रहे तो उसको ज्यादा सीट मिलेगा। ये है बीजेपी का अभी का जो प्लान में यही है। दक्षिण भारत पर बात कर रहे हैं निष्ठा हमारे साथ हैं, कर्नाटक से आती हैं। कर्नाटक में बीजेपी 25 सीटों पर काबिज है, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ समय पहले हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने वहां सत्ता गंवाई थी। कर्नाटक को लेकर निष्ठा बीजेपी की क्या रणनीति है? कर्नाटका में देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत पॉपुलर है, तो जो इलेक्शन उनके नाम से लड़ा जा रहा है, लगता तो है कि काफी सीटें बीजेपी निकाल पाएगी। इतना बुरा कोई हाल नहीं होने वाला जो असेंबली इलेक्शन में हुआ। और जो सिद्धरामैया सरकार है वो भी अपने अपने पचड़ों में कुछ न कुछ कहीं ना कहीं फंसी भी हुई है, तो उसको लेकर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं एक नेशनल लेवल का कैंपेन को लेके। और प्राइम मिनिस्टर एज आई सेड बहुत पॉपुलर है, अपने में बहुत पॉपुलर है, उनके नाम पे काफी वोट और उन्हीं के नाम पे काफी वोट पड़ेंगे। मैं तो कहती हूँ जो बेंगलुरु की सीट
आई थी असेंबली में, वो भी प्रधानमंत्री के नाम पे आई थी। जिस तरीके का हाल था बीजेपी की स्टेट यूनिट का, ऐसा नहीं होना था। दूसरी चीज, बीजेपी ने ये रियलाइज किया है कि ये जो येदियुरप्पा को हटा के लिंगायत समाज को इन्होंने एलिनेट किया, उससे पीछे हटने की जरूरत है। यू नीड टू वॉक बैक फ्रॉम दैट स्ट्रैटेजी। तो इसीलिए येदियुरप्पा जी के लड़के को बना दिया। अब येदियुरप्पा जी के लड़के और ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, डायनेस्टिक सिसेक्शन बहुत सारे लोगों के गले नहीं उतर रही। हंगामा तो हुआ है इंटरनली, बट ये कहा जा सकता है कि विजेंद्र जो है ये अपने पिता के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। लिंगायत समाज भी उनको मानता है कि ये उत्तराधिकारी हैं। और नंबर 3, उनकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने उसकी कोई प्रूफ नहीं देखी है, उसका कोई प्रमाण नहीं आया है। बट ये कहा जाता है वहां के लोगों को सुनते हुए, जो बीजेवाईएम वगैरह में थे, अभी जनरल सेक्रेटरी थे इससे पहले, कि ठीक ठाक ये ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी रखते हैं। तो थोड़ा बहुत तो वो हाउस क्लीनिंग, हाउस कीपिंग कर लेंगे अंदर ही। नंबर 3, ये भी सोचा गया है कि जो ओल्ड मैसूर एरिया है, क्योंकि कर्नाटका का जो सारा इलेक्शन है वो ओल्ड मैसूर पे डिपेंड करता है, क्योंकि वहां 3 दलों का पॉलिटिकल सिनेरियो है, बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल सेक्युलर। अब जनता दल सेक्युलर आ गई है एनडीए के खेमे में, तो बीजेपी होपफुल है कि वहां का वोट अर्जित करने के बाद सिचुएशन वहां उनके लिए इम्प्रूव करेगी। बट एज ए से एक चीज होती है अरिथमेटिक, दूसरी होती है केमिस्ट्री। पता नहीं पुराने मैसूर, ओल्ड मैसूरू में ये केमिस्ट्री काम करेगी नहीं करेगी। गौड़ा को के साथ टाई अप करने में दोनों ही पार्टी के सपोर्ट बेसिस में कुछ न कुछ अनइजीनेस तो है ही, असहजता जिसको बोलते हैं हिंदी में, वो तो है। तो देखा जाएगा, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत बुरा करेगी बीजेपी कर्नाटका में, सोलली बिकॉज ये लोकसभा का चुनाव है और प्रधानमंत्री के दावेदार बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हिमांशु जी, अब आपका रुख कर रहे हैं, इस पर बहुत बात हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, राजस्थान, जहां जाइए, कौन कौन से माननीय हैं जिनके टिकट कटना लगभग तय है। कई बड़े नाम गिनाए गए जिनकी भागा दौड़ी अपने अपने संसदीय क्षेत्र में बढ़ गई, नमो ऐप पर सक्रियता बढ़ गई, माई जीओवी पर सक्रियता बढ़ गई। सब जगह उनके दफ्तर के लोग, उनके समर्थक अपनी गतिविधियां बढ़ाने में लगे हैं, और हर बार की तरह वो तो है ही कि साहब सर्वेक्षण शुरू हो गए हैं आदि इत्यादि। किसी ने कहा कि एक नरेंद्र मोदी और 2 अमित शाह, ये 2 टिकट तय मानिए, उसके अलावा कुछ भी तय नहीं है। सत्य है? मुझे इस पर थोड़ा सा मुझे लगता है सौरभ जी संशोधन मैं कर देता हूं। उसका कारण ये है कि राजनाथ सिंह पार्टी के बड़े चेहरे हैं, पूर्व में 3 बार पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, और मुझे लगता है वो चुनाव लड़ेंगे। ये भी तय है। नितिन गडकरी नागपुर से हैं और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनका भी चुनाव लड़ना तय है। इसके अलावा बड़ा मुश्किल है ये कहना कि कौन लड़ेगा और कौन नहीं लड़ेगा, क्योंकि हम सब ने देखा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में कुछ लोग चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उन्हें लड़वा दिया गया। जो लड़ना चाहते थे उन्हें कहा गया कि आप कुछ देर विश्राम कीजिए, जब आपकी ज़रूरत होगी तो आपको बता दिया जाएगा। जी लिज, आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगी? जरूर टिकट तो काटेगी। एक तो हमने देखा है मोदी जी जो 3 स्टेट का जो असेंबली चुनाव था, उसमें जैसे उन्होंने मुख्यमंत्रियों या डिप्यूटी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों को कैसे अपॉइंट किया है, तो ये फेसिंग आउट तो हो रहे। एक तो वो भी है ना, मोदी जी का जो पार्टी के जो इंट्रा पार्टी जो डेमोक्रेसी है, उसका वो अलग डेफिनेशन ही दिया है उन्होंने। वो जैसे ऐसे कि नहीं है कि सबसे डिस्कशन करके सारा निर्णय ले लिए, वो नहीं है कि उनका उनका ये है कि सबको एक मौका दे दीजिए। जिसको भी कल कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या बड़ा मंत्री बन सकते हैं। ये है उनका वो, उसके लिए ना उनको बहुत गुडविल बोलते हैं ना हम, गुडविल भी मिलता है कि सबको लगेगा कि पार्टी के लिए काम किए तो अच्छा है कि हमको रिकॉग्निशन मिल जाएगा। लेकिन उसमें सवाल उठेगा कि एक सेंट्रलाइजेशन में जो है कि सारे इधर 1 या 2 बंदे, 1 या 2 नेता ये सारे डिसाइड करेंगे, बाकी लोग तो बहुत ये ना ये सबको तो यू कैन ड्रॉप एनी टाइम। एक ही एक नेता है कि किसी को तो इनको इधर से हटा नहीं सकते हैं। ऐसा वाला एक स्थिति आया है पार्टी में।
तो ये बोल कि एक या दो नेता इंडिस्पेंसिबल, बाकी सब लोग डिस्पेंसिबल। इस पे पार्टी के भी क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन पार्टी वाला हम जब तक इलेक्शन चुनाव जीते रहेंगे तो आपको पता है कि कोई ऐसे ज्यादा बड़ा क्रिटिसिज्म भी नहीं आएंगे। ज्यादा नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे जिसको हटाने से उन नेताओं को उन्होंने टच नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल राजनाथ सिंह जी को ये वो लड़ना चाहते तो जरूर पार्टी नहीं बोलेंगी टिकट नहीं देंगे, ऐसे स्थिति नहीं होगा। ऐसे और भी नेता होगा इधर उधर जो लोकल और रीजनल जो इश्यूज को लेके, इनकी जो सर्कमस्टांसेस को देके सीट लेना या ना देना की उन्होंने तय करेंगे। एक तो उन्होंने बोला है जो लोग ने 10 साल से ज्यादा मंत्री बन गया उनको भी हटाएंगे। ऐसे भी सुन रहे हैं कि बेसिकली ये जो अभी का केंद्रीय नेतृत्व पार्टी का ऐसे सोच रहे कि सबको मौका देके सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड देके पार्टी की इंटर पार्टी में ऐसे देने की दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। वही इसी मकसद में वो लोग बोल रहे, जो भी है उनका जो निर्णय ले रहे उसको ये जो कलर दे रहे हैं अब बेसिकली पार्टी वालों ने। तो इसलिए जरूर पार्टी तो प्रधानमंत्री जी खुद ने बोला है कि यूथ, विमेन, पुअर और फार्मर्स, किसान, इनका ही होगा पार्टी का जो कास्ट, उनको वही होगा। उसी हिसाब से उन्होंने टिकट भी देंगे, बहुत फ्रेश फेसेस को लाएंगे, यूथ को लाएंगे और विमेन को देंगे। वो तो विमेन रिजर्वेशन बिल लाके उसको फायदा उठाना है तो ज्यादा महिलाओं को देना ही पड़ेगा। तो ये सब चीजें पार्टी के नेता की बातों से पता चल गया। अच्छा, राज्यसभा में पहुंचना अपेक्षाकृत आसान माना जाता है। चुनाव के दरमियान टिकट मिलना मुश्किल होता है, कुछ एक दफा जीतना भी मुश्किल हो जाता है, कभी इंक बदल जाती है, कभी वोट इनवैलिड हो जाता है, पर वो फिर किस्से बन जाते हैं। राज्यसभा के वो कौन से नेता हैं जिनके ऊपर अभी ये तलवार लटक रही है कि भैया फाइंड अ सीट एंड कंटेस्ट इलेक्शन? हिमांशु जी आप बताइए, फिर राहुल जी का रुख करेंगे। मुझे लगता है कि जिन लोगों के राज्यसभा के टर्म्स खत्म हो रहे हैं, चाहे वो पुरुषोत्तम रूपाला है, मनसुख मंडाविया है, अश्विनी वैष्णव हैं, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, ये तमाम वो लोग हैं, राजीव चंद्रशेखर, मुरलीधरन, जिनको चुनाव लड़ना है। निर्मला सीतारमन मुझे लगता है अभी उनकी सीट तय नहीं है। उन्होंने चेन्नई, तमिलनाडु की रहने वाली हैं और काफ़ी कोशिश, और जिस तरीके से एआईएडीएमके के साथ अभी गठबंधन टूट गया है, और उसके बाद मुझे लगता है कि निर्मला सीतारमन को जो है वो एक तरीके से एज मिल जाएगा। और क्योंकि उनका टर्म अभी बाकी है सौरभ जी, जो मुझे जानकारी है। दूसरा हरदीप सिंह पुरी, उनका टर्म अभी बाकी है और उनसे मेरी जानकारी के अनुसार ये पूछा गया कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने मना किया कि अब मेरी उम्र हो चुकी है। 2019 में मैंने अपना चुनाव लड़ा था, हारा, वो एक अलग विषय है, लेकिन अब वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं हैं। पीयूष गोयल 2028 तक उनकी राज्यसभा है और मुझे लगता है पीयूष गोयल भी अपने लिए एक बेहतर सीट ढूंढ रहे हैं। दिल्ली हो, मेरठ हो या मुंबई की एक सीट है जहां से वो लड़ना चाहते हैं। तमाम चीज़ों पे वो भी विकल्प तलाश रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मानसून सत्र था तब क्लस्टर्स की बैठकें की थी राज्यवार। उसमें उत्तर प्रदेश के क्लस्टर्स की एक बैठक के अंदर प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया था राज्यसभा से आने वाले सांसदों को भी जो है वो चुनाव लड़ना चाहिए, चाहे वो विधानसभा का हो या फिर लोकसभा या कॉरपोरेशन तक का, पार्षदी तक का। अगर आपको चुनाव लड़ने को कहा जाए तो आपको लड़ना ही चाहिए। एक चीज इसमें मैं सौरभ जी ऐड कर देता हूं। एक बड़े मंत्री थे, पार्टी के बड़े चेहरे थे मुस्लिम, उनकी राज्यसभा खत्म हुई थी और उनको कहा गया कि आप चुनाव लड़ना चाहेंगे रामपुर से। उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ जीत नहीं सकते हैं, और बाई इलेक्शन था वहाँ, और उनको वो नहीं लड़े। उनकी जगह जिन्होंने चुनाव लड़ा समाजवादी पार्टी से आए थे वो छोड़कर, और वो चुनाव भी जीत गए। और उन मंत्री जी का जब राज्यसभा खत्म हुआ जिस दिन, उसके 2 दिन बाद ही उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था केंद्रीय मंत्री से, मुख्तार अब्बास नकवी। तो जो चुनाव नहीं लड़ना चाहता है
और उनका टर्म खत्म हो रहा है, तो मुझे लगता है उनको अपना भविष्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सोच बहुत क्लियर है। जब वो गुजरात के भी मुख्यमंत्री थे तो वो हमेशा ये कहते थे कि पार्टी के लिए जिन लोगों ने काम किया है वो आए, एक राज्यसभा बनती है, क्योंकि जेन्युइनली जो लोग ग्रास रूट पे यानी कि जमीन पे काम करते हैं उनका आदर सम्मान सत्कार होना ही चाहिए। लेकिन अगर चुनाव लड़ने का मौका मिले तो आपको लड़ना होगा, और ये पार्टी संभावित सीटें भी बता दीजिए फिर, संभावित सीटें। मुझे लगता है भूपेंद्र यादव कहां से लड़ेंगे? मुझे लगता है अलवर, क्योंकि अलवर से जो सांसद थे बाबा बालकनाथ वो विधानसभा में पहुंच गए हैं, और अच्छा खासा वहां यादव वोट बैंक भी है, और बाबा बालकनाथ भी, कि वैसे साधु की जाति नहीं कोट करनी चाहिए साधु संत की, लेकिन बाबा बालकनाथ यादव थे और वहाँ यादवों को एक अच्छा होल्ड है, और खुद अलवर में जो है भूपेंद्र जी वहाँ पे बहुत काम कर चुके हैं। अश्विनी वैष्णव? अश्विनी वैष्णव मुझे लगता है बालासोर। मतलब इसको फिर बिटवीन द लाइंस ये भी पढ़ा जाएगा कि एक किस्म का टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो गया है बीजू जनता दल के साथ बीजेपी का। इज दैट ट्रू? मुझे नहीं लगता कोई कुछ एक सीटों को लेके ऐसा नहीं लगता है। मंत्रियों को सेफ पैसेज नहीं मिलेगा? नहीं, हो सकता है कुछ लोग लड़े, और अगर किसी को लड़ना है और डिफिकल्ट सीट है तो लड़ना ही पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान? मुझे लगता है डेक्कनाल या एक और सीट वो अभी जिस पे वो काम कर रहे हैं वो कौन सी? ढेंकनाल के अलावा दूसरी कौन सी एक है, मेरे दिमाग से स्किप कर रहे हैं, उसी के इर्द गिर्द, क्योंकि उनकी जो 2009 तक लोकसभा थी वो डिलिमिटेशन में 3 पार्ट में चली गई थी। तो डेक्कनाल है और एक, हाँ, ढेंकनाल की ही चर्चा ज़्यादा है। हाँ, और हरदीप सिंह पुरी का मुझे नहीं लगता। मनसुख मांडविया जो है वो भावनगर या सूरत जी। तो आपके मित्र सीआर पाटिल? फिर सीआर पाटिल मेरे मित्र नहीं है। सीआर पाटिल एक नेता है पार्टी के, और हर पत्रकार का हर नेता जानकार हो तो आप लोग इतने जल्दी इसमें नहीं, उसमें सीआर पाटिल जो हैं वो नवसारी से सांसद हैं, और वहां से दर्शनाबेन है जी। राजीव चंद्रशेखर कर्नाटक। तो ये भावनगर जा रहे हैं कि सूरत जा रहे हैं मनसुख मांडविया? वो पार्टी के ऊपर, पार्टी को जहां लगेगा कि ज्यादा चांसेस है, और गुजरात सेफेस्ट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। राजीव चंद्रशेखर केरला की किसी सीट से अपना भाग्य आजमा सकते हैं, या कर्नाटक। नरेंद्र मोदी के बारे में हर बार ये चर्चा होती है। 2014 में तो लड़े भी थे 2 सीटों पर, वडोदरा और बनारस जी। 19 में काफी चर्चा थी, इस बार भी कुछ इस तरह की जो चर्चाएं थी सौरभ जी, वो मुझे लगता है पुरी की जो चर्चा थी कि वो पुरी से लड़ सकते हैं, लेकिन वहां से संबित पात्रा ने चुनाव लड़ा था, 13,000 कुछ वोटों से शायद वो चुनाव हारे भी। लेकिन मुझे लगता है कि बहरहाल प्रधानमंत्री का फोकस वाराणसी है, और अगर पार्टी तो है ही, और वहां पे उनको कोई चैलेंज भी नहीं है। और क्या दक्षिण में किसी सीट से लड़ सकते हैं? मुझे लगता है कि पार्टी को लगेगा कि वहाँ संभावनाएं बनती हैं। एक कन्याकुमारी बहुत बीजेपी की सेफेस्ट सीट भी रही है, अच्छी सीट है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीती भी थी। पुन राधाकृष्णन वहाँ से जीत के आए थे, और सीपी राधाकृष्णन कोयम्बटूर से पहले चुनाव जीते हुए हैं, जो भी झारखंड के अंदर राज्यपाल हैं। तो कुछ सीटें हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मुझे अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जगह से चुनाव लड़ें, क्योंकि अगर वो दूसरी ऐसी जगह से लड़ेंगे जो बहुत टफ होगी तो पार्टी को वहां ज्यादा मेहनत करने पड़ेगी। प्रधानमंत्री के दौरे भी होंगे, और प्रधानमंत्री एक ऐसा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आज ये कहना गलत नहीं होगा कि पार्टी संगठन से ज्यादा अगर कोई चुनाव जिताने में सक्षम है तो वो नरेंद्र मोदी का चेहरा है, और पार्टी के कार्यकर्ता नेता ये बात खुले तौर पे कहते हैं जी। और सबकी भावना यही है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। निश्चला, ये लगातार चर्चा हो रही है कि राज्यसभा के कई लोगों को जो हिमांशु नहीं बताया, कहा जा सकता है। रूमर्स तो बहुत चल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा से लड़ सकते हैं, भूपेंद्र यादव जी या हरियाणा या राजस्थान से लड़ सकते हैं। कईयों ने एवरी टाइम बेचारे जयशंकर जी किसी भी जगह जाते हैं तो वो सीट उनके लिए बता दी जाती है। वो तिरुवनंतपुरम गए तो बोले यही लड़ेंगे। अब शशि थरूर के खिलाफ बैंगलोर साउथ गए तो सबने तेजस्वी सूर्या को बहुत सहानुभूति दिखाई कि बस तुम्हारा तो टिकट कटा, अब इनको मिलने वाला है। गॉड नोज इन लोगों के दिमाग में क्या है जो डिसाइड कर रहे हैं टिकटों को लेके। बट
ये बात कि कुछ राज्यसभा के एमपीज जिनको 2 टर्म मिल चुका है और मंत्री भी रह चुके हैं, उनको जरूर कहा गया है कि आप कोई ना कोई लोकसभा क्षेत्र अपने लिए पसंद करें और उस पर एक क्लेम डालें। बताइए राहुल सर, मैंने बीट कवर करने वाले पत्रकारों से तो पूछा, लिस्ट से, निष्ठुला से, हिमांशु से, आपके हिसाब से वो कौन से लोग हैं जिनको रुखसती का रास्ता दिखाया जा सकता है परफॉर्मेंस की बेसिस पर, और आपकी बीजेपी के जिन भी सांसदों से बात हुई हो उसके आधार पर क्या उनके बीच क्या हलचल है, क्या चर्चा है? देखिए सौरभ, अभी नामों की क्लैरिटी नहीं, लेकिन एक तो जो एज क्राइटेरिया है उसमें कुछ नामों पे गाज गिर सकती है। 70 साल का अगर एक क्राइटेरिया बनता है। दूसरा, एक रिपीटेड 3 एक्सरसाइज की गई हैं अभी हाल में, जो मिनिस्ट्रियल परफॉर्मेंसेस जो हैं, जिन मिनिस्टर्स की जो अपने राज्यों में पार्टी को अपनी सीटों पे या उस पे जीत नहीं दर्ज करवा पाए हैं, तो ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि उन लोगों को स्टेट्स में चुनाव में उनको दरकिनार किया जाएगा। लेकिन सौरभ, इन सब जो ये जो फेर बदल है कि हम बात कर रहे हैं कि टिकट कटने की, उसमें बीजेपी के लिए एक डिलेमा है। देखिए, बीजेपी जो है वो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी फेस करेगी। वो रियल पॉलिटिक है, आपका नैरेटिव बेटर होगा, आपके पास बेटर नेता होगा, आप कोहेसिव हैं, वो बात है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी होगा। लेकिन उसके अलावा एक प्रॉब्लम बीजेपी की जो है कि बीजेपी कंपेयर टू 2019 उसके पास अलायंस का लॉस हुआ है। जेडीयू महाराष्ट्र में शिवसेना और हालांकि शिंदे ग्रुप आ गया है, लेकिन शिवसेना का जाना और अकाली दल, तो अगर आप इन लोगों को देखते हैं इनके जाने के बाद, तो बीजेपी एक्चुअली में बी कंटेस्टिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स कंपेयर टू लास्ट इलेक्शंस। पिछली बार बीजेपी ने 543 में से 436 सीटें लड़ी थी और 133 सीट, शायद अगर मेरी मैथ्स गलत नहीं है तो 133 सीट हार गई थी। और इसीलिए फोकस पहले 140 सीटों का बीजेपी का था चुनाव हारने के बाद, और वो इंक्रीज करके 160 किया गया, जिसे कहा गया कि वीक सीट्स हैं, हारी हुई सीट्स हैं, क्योंकि ये अलायंस का उनको लॉस हुआ था। तो बीजेपी के पास एक डिलेमा ये होगा कि हम टिकट काटने जब जाते हैं तो ये सीटें जो हमारे पास, अगर हमारे पास कैंडिडेट्स की कमी है, तो बीजेपी को अपनी बेंच स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं इस मामले में देखनी पड़ेगी। और इसीलिए हिमांशु जानते होंगे बेटर कि जो महासचिव हैं विनोद तावड़े, उनके अंडर एक कमेटी बनाई गई है कि किस तरह से बाहर से टैलेंट को इंपोर्ट किया जाएगा कैंडिडेचर के लिए, और वो इंपोर्ट किया कैंडिडेचर जो है वो एक एलिमेंट बनेगा जब तक ये लिस्ट बनेगी कि कौन इंपोर्ट करके कहां पे बेटर है विनेबिलिटी के फैक्टर में, उसका भी इंपैक्ट आ सकता है कि किसके टिकट कट जाएं। क्योंकि अगर बीजेपी को लगता है कि विपक्ष का कोई नेता या किसी ऐसी पार्टी का नेता या कोई लेटरल टैलेंट कोई ऐसा है जो कि बीजेपी में आ सकता है, तो बीजेपी को ये एक एलिमेंट जो है वो बीजेपी को इसमें देखना पड़ेगा। दूसरा, बीजेपी को यह भी देखना होगा कि ये लोकसभा चुनाव आइसोलेशन में नहीं हो रहे हैं। 2024 के जो चुनाव है वो 8 राज्यों में असेंबली चुनावों के साथ भी होने हैं, और उसके इस कारण से उसकी जो स्ट्रैटेजी है, चूंकि आपने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखा कि कई केंद्रीय नेताओं को, मंत्रियों को, एमपीज को भेजा गया कि आप जाकर के वहां से चुनाव लड़िए, तो बीजेपी को उस एलिमेंट को भी इनकॉर्पोरेट करके अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। चुनाव प्रोग्राम से पहले मेरी हिमांशु से बात हो रही थी कि बजट सेशन की जो गैप आता है उसके अंदर बीजेपी की नेशनल काउंसिल की मीटिंग होनी है। ये एग्जैक्टली वैसा ही जैसे 2019 में हुआ था। तो उसके अंदर क्या हुआ था कि लोकल बॉडी से लेकर के जो सेंट्रल लीडरशिप, जो बीजेपी के एमपीज हैं, सबकी एक बैठक हुई थी। करीब 7000 लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं आने वाली मीटिंग में, और उसके अंदर एक बड़ा एलिमेंट है। इंटरेस्टिंग जो है, आपने जो 70 साल की हिमांशु ने बात करी, उसमें बीजेपी के करीब 55-56 एमपीज आते हैं जिनकी 70 या 70 से ऊपर है। तो हम कुछ एक रफ बॉलपाथ फिगर अगर आप लेके भी चलें 50% का, तो एक अच्छा क्रेडिबल नंबर हो सकता है कि जहां पे बीजेपी अगर एज और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया दोनों को रख के आने वाले असेंबली चुनावों को रख के करती है,
तो अगर आप एनालिसिस दिल्ली की 7 सीटों का करते हैं तो किसी भी 7 सीट में बीजेपी का जो वोट शेयर उसने जीत के जितना वोट शेयर लिया वो मिनिमम 57% है। यानी जो ऑपोजिशन की 2 पार्टीज या 3 पार्टी जितनी भी मिल जाएं उनका वोट शेयर बीजेपी 50% से ज्यादा नहीं बनता। तो बीजेपी अगर इस विनेबिलिटी को मेंटेन करना चाहती है तो उसको अपना नैरेटिव और नरेंद्र मोदी फैक्टर उसको बदस्तूर जारी रखना पड़ेगा, अदरवाइज बीजेपी के लिए ट्रबल हो सकती है। 50% वोट जो है अगर आप उसको क्रॉस किए रहते हैं और उसको टारगेट बनाए रहते हैं तो आपके लिए सीटें जीतना आसान हो जाता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके खिलाफ कोalition या अलायंस हो रहे हैं अपोजिशन पार्टीज के नहीं। एक और बिंदु है जिस पर सभी पत्रकारों ने हमारी नज़र डलवाई तो हमें लगा कि उस पर बात होनी चाहिए, वो ये कि दूसरी पार्टियों के नेताओं को बीजेपी में लाने की कवायद, अभी विनोद तावड़े का जिक्र हुआ, एक ज्वाइनिंग कमेटी बन रही है। हिमांशु, इसमें क्या जानकारी है, क्या मैंडेट है और अंदर खाने किन नेताओं से बातचीत ऑलरेडी चल रही है, अगर थोड़ा सा आप हिंट कर सकें। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहेगी, जो बात राहुल जी भी कह रहे हैं, और कि विनोद तावड़े के लीडरशिप में कमेटी बनाई गई है, ज्वाइनिंग कमेटी, जिसमें हेमंत विश्व शर्मा हैं, अनुराग ठाकुर हैं, मनसुख मांडविया हैं। ये लोग देखेंगे कि किस नेता को ज्वाइन कराना है, और ये सिर्फ सौरभ जी सेंट्रल लेवल पे नहीं है, स्टेट से रिकमेंडेशन आएगा, सेंट्रल उसको चेक करेगा, उनका फीडबैक चेक करेगा, रिपोर्ट कार्ड चेक करेगा, उनकी ग्राउंड पर क्या पकड़ है ज़मीनी, ये सारी चीज़ जांचने पर रखने के बाद जो है उसके बाद ही ज्वाइनिंग होगी। तो मुझे लगता है सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश ज़रूर रहेगी कि बिहार में जेडीयू और आरजेडी के जो नेता उनके साथ आ सकते हैं उनको लाया जाए। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले गृह मंत्री ने भी जब बिहार दौरे पे थे तो उन्होंने कहा था कि जेडीयू के बहुत से सांसद हमारे संपर्क में हैं। तो ये बात सत्य है, और मुझे लगता है कि जेडीयू के सांसदों को या कांग्रेस के सांसदों को अलग अलग प्रदेशों में या कांग्रेस के बड़े नेताओं को तोड़ने की कवायद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाएगी आने वाले समय में। और जिनकी ज़मीन पर पकड़ है और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है, या उनका कैंडिडेट जो है या जो उनके सांसद हैं उनकी रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, तो उस दृष्टि में भी वहाँ पर जो है स्विचिंग की जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए। उनको लगता है कि अगर चेहरा बदल दें और जिस व्यक्ति को लेके आएंगे दूसरी पार्टी से, वो अगर आता है और उनके साथ कुछ उनकी जाति का या उनका जो दूसरी पार्टी में उनकी ज़मीन है उससे वोट मिलता है, तो चुनाव जीतने में सफलता मिल सकती है। और भारतीय जनता पार्टी ये एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है 2014 से तो कर ही रही है, और उसमें बहुत हद तक जो इस कमेटी में हिमंता कांग्रेस से आए, बिहार के जो अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनके बड़ी पिता लंबी कांग्रेस में रहे, निर्दलीय में रहे, आरजेडी में रहे, जेडीयू में रहे, फिर सम्राट चौधरी जीतन राम मांझी के साथ रहे उनके पिताजी, और वो उसके बाद भाजपा में और अभी प्रदेश अध्यक्ष। मुझे लगता है आप बिहार की नहीं करिए, भारतीय जनता पार्टी में आज ऐसे नेताओं की लंबी फहरिस्त है। जी बिल्कुल, और उस पर अगर चर्चा करें तो उनमें से कई मुख्यमंत्री हैं। हाँ। आपने हेमंता विश्व एक दिन के मुख्यमंत्री भी हैं अपने जगदम्बिका पाल। खैर उनको मुख्यमंत्री हम नहीं कह सकते क्योंकि कोर्ट का उस पर ऑर्डर है जी कि वो मुख्यमंत्री नहीं लिख सकते हैं। सौरभ जी आप देखिए ना कितने मुख्यमंत्री हैं, वीरेंद्र सिंह कांग्रेस से, प्रेमा कांडू कांग्रेस से, माणिक शाह कांग्रेस से, ये तमाम बोमई कहां से आए, कांग्रेस। तो ये अगर आप देखेंगे तो प्रदेश अध्यक्ष पे देखिए, अन्नामलाई एक आईपीएस हैं, वो आ गए प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। सुनील जाखड़ कहां से, कांग्रेस से। कांग्रेस से। आप मनोज तिवारी थे पहले, कहां से, सपा से। सपा से। रवि किशन कांग्रेस से। रवि किशन कांग्रेस और सपा से। और मनोज तिवारी जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की 2013 में, उससे एक दिन पहले वो शीला दीक्षित के घर गए थे ज्वाइन करने के लिए। फिर ये आज तक आप फुटेज निकलवाइए अगर किसी के पास हो, बड़ी इंटरेस्टिंग है, और ज्वाइनिंग नहीं हो पाई उनकी। तो विजय गोयल लेके उनको नितिन गडकरी के पास आए कि इनको पार्टी ज्वाइन करा दीजिए। ए भैया, ये सारी चीजें हैं। और मैं आपको बताऊं कि ऐसे बड़े इंटरेस्टिंग केसेस हैं जी। ब्रजेश पाठक, मैंने ब्रजेश पाठक जब 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कैंपेन चल रहा था और मायावती की रैली थी आगरा में, मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ हैं, मैंने सुना है आप बीजेपी में आने वाले, तो उन्होंने कहा
कि नहीं नहीं आपको गलत जानकारी है। मैंने कहा देखिए मुझे पूरी जानकारी है कि आज शाम आप दिल्ली आएंगे इस रैली के बाद और बीजेपी। उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं बहन जी की रैली करा रहा हूँ। और देर शाम खबर आ गई कि ब्रजेश पाठक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। चौधरी वीरेंद्र सिंह, तमाम फहरिस्त है, उसको छोड़ दीजिए। मुझे लगता है उस पर फिर कभी बातचीत हो जाए। फिर कभी कब होगी, यही मौका है, बताइए। नहीं, बहुत लोग हैं। और मैंने बताया ना आपको एस जयशंकर कहाँ से हैं, उनको देख लीजिए। राजीव चंद्रशेखर 2 बार इंडिपेंडेंट जो हैं वो राज्यसभा आए, बीजेपी के सपोर्ट से आए हैं, जेडीएस के सपोर्ट से आए हैं जी। तो ये लिस्ट इतनी लंबी है। नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मैं कौन से नए नाम आने वाले हैं? बहुत होंगे। और जैसे जिनको हरियाणा अभी में तक अशोक तंवर हो सकते हैं, क्योंकि उसका कारण मेरे को अभी जो पता चला कि आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता थे जो अंबाला से दावेदार थे, वो कांग्रेस में चले गए कुछ दिन पहले। और हिस्सा जिस सीट से अशोक तंवर लड़ना चाहते हैं वो उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने अंतिम दम तक जो है अशोक तंवर को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। अगर अलायंस होता है तो भी, और हो भी अशोक जाएगा तंवर तो के लिए शीशा एक लेकर रास्ता करेंगे। बचता है और वो भारतीय जनता पार्टी है। उनकी चौथी पार्टी होगी ये पॉलिटिकली। कांग्रेस, दुष्यंत, और भी हम इस तरह के नए अप्रत्याशित नामों की उम्मीद करें? बहुत हो सकते हैं। अभी आने वाले दिनों में आपको ऐसे चौंकाने वाले नाम मिलते जाएंगे। राज्यों का तो जिक्र कर दीजिए, महाराज नाम नहीं बता रहे हैं तो। नहीं, मैंने राज्य तो में इसलिए देखिए एक नाम का महाराष्ट्र, मैं जिक्र आपको किया बता रहा हूं, सुनिए, महाराष्ट्र में होंगे। कोई एक्ट्रेस भी चुनाव लड़ेंगी क्या महाराष्ट्र में? हाँ, बहुत जिन एक्टर्स का आप कह रहे हैं उनका गाना बहुत लोगों ने सुना है, बहुत लोग उनके चाहने वाले भी हैं जी। तो वो सारी चीजें हैं। लेकिन सौरभ जी इसमें एक इंटरेस्टिंग लेटरल एंट्री पे भी बता दीजिए कुछ। लेटरल एंट्री बिल्कुल लेटरल एंट्री, बिल्कुल लेटरल एंट्रियां मिलेंगी। कितने इस्तीफे करवा रहे हैं आप लोग आईएएस आईपीएस के सबके? हाँ, मैंने भी सुना है एक अभी आसाम के एक आईपीएस ने रिजाइन किया है, आनंद तिवारी ने, और वो बिहार से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। कहाँ, बक्सर से? बक्सर से। तो वो तो अमित शाह तय करेंगे ना। तय क्या होता है, अश्विनी चौबे का आप टेंशन बना रहे हैं? मैं आपको बताऊं, तय सब कुछ हो जाता है। एक सज्जन हैं, वो ईडी में थे और उन्होंने रिजाइन किया और उनकी टिकट हो गई। लखनऊ से हैं विधायक, वो राजेश्वर सिंह की बात कर रहे हैं राजेश्वर आप? सिंह। और उनके लिए एक पार्टी के बड़े नेता ने कहा था 2019 में कि वो बीएसपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। राहुल जी उस समय थे वहां और उन्होंने कहा था कि इनको मैं वीआरएस नहीं लेने दूंगा, ये चुनाव नहीं लड़ सकते 19 का। आई एम राइट राहुल सर? जी बिल्कुल। तो ऐसे बहुत से लोग हैं। और हरदोई से हरदोई में ही एक सांसद थे आशु वर्मा, उन्होंने रिजाइन किया और पार्टी में आ गए थे, आईएएस थे, और टिकट ली और फिर बाद में पार्टी के खिलाफ मोर्चा भी खोला उन्होंने। तो ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं, जयप्रदा है, तमाम लोग थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा आपको। हाँ, आशु नहीं, अंशुल, हाँ, वकील थे, अधिकारी नहीं थे, चंडीगढ़ में थे वकील। जी, उन्होंने सिर्फ एक दिन पहले एंट्री ली और वो 5 साल रहे और फिर वो मोर्चा खोला और मोर्चा भी खोला। हाँ। जी, बाद में। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी एंट्रियां होती हैं। अभी अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक आईजी थे असीम अरोड़, उनकी एंट्री देखिए। तो ऐसी एंट्रियां आपको चौंकाने वाली मिलती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है सौरभ जी। और मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ना सिर्फ बंगाल में भी आपको ऐसी एंट्रियां मिलेंगी देखने को जी। जो आपने पिछली बार देखा होगा कि अर्जुन सिंह आते हैं, दिनेश त्रिवेदी आते हैं, तमाम लोग आते रहते हैं और फिर जाते रहते हैं। एक घटना मुझे याद आती है दिनेश त्रिवेदी की, आप हमेशा कहते हैं किस्सा सुना दिया करिए। दिनेश त्रिवेदी ने बजट सेशन में बजट पर बोलते हुए सरकार की तारीफ की और ये कहा कि मैं अपना इस्तीफा सौंप दूंगा। और वो गेट नंबर 11 और 10 के बीच में खड़े होकर वीडियो कॉल पे किसी को समझा रहे थे कि उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा क्यों दे दिया। और उनको कहा जा रहा था कि नहीं नहीं ऐसा मत करिए, आपने गलत किया। तो समझा रहे थे, उसी बीच में मैं कहीं जा रहा था और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे आपका इंटरव्यू दे दीजिए।
तो उन्होंने कहा, अरे भाई मेरा तो अभी इस्तीफा हुआ है, मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैंने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने अपना फ़ोन काटा, 2-3 मिनट बाद उन्होंने मुझे इंटरव्यू दे दिया और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने ये किया है। उससे पहले भी वो एक बार पार्टी के अंदर साइडलाइन किए गए रेल थे। मंत्री वाला प्रकरण हुआ और जो उनको कह रहे थे, वो कह रहे थे कि आपका 5 साल से ज़्यादा का राज्यसभा का कार्यकाल बाकी था, अब क्या होगा? उनका राजनीति का कार्यकाल उससे लंबा होता है। राहुल जी, कौन से संभावित नाम है, कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। किस चीज के सौरभ जी? ये लोगों जो के आने ज्वाइनिंग के- कमेटी बनी नहीं, है, सब मैं- जी ये जो ज्वाइनिंग कमेटी बनी है, इसमें कौन कौन ज्वाइन करेगा? सौरभ जी, तावड़े साहब से 2 बार मिलने की कोशिश की गई है और तावड़े साहब ने इस बारे में बात करने से मेरे को बिल्कुल इस बारे में मना कर दिया है। लेकिन जैसे हिमांशु कह रहे हैं, मैं इतना कह सकता हूं कि यूपी से 2 आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि इस कवायद में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश से 1 आईपीएस ऑफिसर और 1 आईएएस ऑफिसर हैं। कर्नाटका में सुन रहे हैं कि एक टेक्नोक्रेट है कोई, जो बीजेपी जिनके संपर्क में है। नॉर्थ ईस्ट में, असम में कहा जा रहा है कि कुछ लोग कांग्रेस के जो हैं, हेमंत विश्व शर्मा, उन पे काम कर रहे हैं पार्टी में उनको लाने की। मगर मैं ये कहूंगा कि मेरे पास अभी इस बारे में अभी कोई एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मैं जो है वो खतरा मोल लेना नहीं चाहता हूं, वरना जो ट्विटर पे आतंक है वो मेरे को झेलना पड़ेगा। चलिए, ज्वाइनिंग बड़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगी आपको। बिल्कुल। मैं सौरभ, इसमें एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो एक्सरसाइज है ना, इसमें बीजेपी को एक एडवांटेज है और वो भगवान राम का एडवांटेज है। भगवान राम का एडवांटेज ये है कि आप 10 करोड़ अक्षत बांट रहे हैं। मैंने जैसे पहले कह रहा था कि रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो RW है हमारे यहाँ, जैसे गरीब लोगों क्या होती हैं, आप लोगों क्या रिच वेलफेयर एसोसिएशन होती हैं, तो वहां अक्षत पता नहीं बट रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ तो बांटा जा रहा है। दूसरा एक एडवांटेज बीजेपी लेने जा रही है, रिच वाला तंज आपकी तरफ था, किसकी तरफ था? कौन सा? वो है ये जो बजट रिच का। वाला तंज कसा राहुल जी ने, ये हिमांशु की तरफ था, किसकी तरफ था? नहीं, क्योंकि मेरी तरफ राजदीप तो है राहुल जी नहीं, ऐसा नहीं सब जानते। साउथ राहुल जी दिल्ली में जानते हैं, रहने बहुत वालों के गरीब लिए है। परिवार से राजदीप तो आता है नहीं, तो मैं समझ नहीं पाया। नहीं, मैं साउथ दिल्ली में रहने वाले सबको, जहां जहां रिच वेलफेयर एसोसिएशन है, वो उनकी बात कर रहा हूं। तो बजट एक बड़ा इश्यू होगा। देखिए, इस पूरे इलेक्शन के अंदर अगर बीजेपी एकोमोडेशन की बात कर रही है, 70 के लोगों के ऊपर के टिकट काट रही है, जो नॉन परफॉर्मेंस है उनको निकाल रही है, एंड इट माइट बी कंटेस्टिंग मोर सीट्स, तो आप याद रखिएगा कि विमेन, यूथ, सोशली एंड इकोनॉमिकली जो वीक हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन डेफिनेटली बढ़ेगा। और ये जो आने वाला बजट होगा, जिसे लोग इंटरिम बजट टेक्निकली मानते हैं, वो इंटरिम बजट नहीं होगा। इसके अंदर विमेन, यूथ, फार्मर्स, ट्राइबल्स, ये जो फोकस ग्रुप्स हैं बीजेपी के रहे हैं पिछले कुछ सालों में, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इन सब चीजों में डेफिनेटली आप देख पाएंगे कि निर्मला सीतारमन भले ही शायद जैसे हिमांशु कह रहे हैं चुनाव ना लड़ें, बट उनकी तरफ से आप याद रखिए कि इस बजट का एक बीजेपी बड़ा फायदा लेने जा रही है। जो उसका एक ओरिएंटेशन है उसको सुदृढ़ करेगी कि अगर हम पॉलिटिकली कास्ट के जिस एलिमेंट को बीजेपी न्यूट्रलाइज करने के लिए कह रही है कि अब मेरे लिए, हमारे लिए एक ही कास्ट है, गरीब और पिछड़े और अदर्स, उस पॉलिटिकल एम्फेसिस को बैक करने के लिए बीजेपी आगे जाएगी इस बजट के जरिए। मुद्दों को लेकर बात हुई, राम मंदिर को लेकर जिस तरह की सक्रियता दिखाई जा रही है, अपना ओवरऑल डेवलपमेंट का कार्ड पेश किया जा रहा है, वेलफेयर स्कीम्स का आदि इत्यादि। CAA, NRC और यूनिफॉर्म सिविल कोड, इन पर नए सिरे से चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से सारे अखबारों ने एक ही दिन छापा तो था कि CAA की तैयारी है। नहीं, वो तैयारी भी थी और जो मुझे भी जानकारी थी, मैं उस दिन मध्य प्रदेश में था और 11 तारीख की जानकारी है और 12 तारीख को शायद अखबारों में आया था दिसंबर में। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है सौरभ जी कि UCC को लेकर तो अभी जो सबसे पहले है वो उत्तराखंड और गुजरात में वो आएगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है जो हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, राम मंदिर की निर्माण की और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की और उसके बाद दर्शन की, और भारतीय जनता पार्टी उसको मुद्दा बना रही है। ये मुझे लगता है एज एक राजनीति कवर करने वाले पत्रकार के तौर पे, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इशू भारतीय जनता पार्टी जानती है कि ये नहीं है। वोट
इससे मिल सकते हैं, लेकिन बड़ा इशू जिससे वोट खींचा जा सकता है वो है सीए का। आप देखिए सीए कब पास हुआ, 2019 में, और आज तक उसका नोटिफिकेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं आए। उसका इंतजार किया गया है। उसका कारण ये है कि उसमें वोट, जो लोग 5 देशों से आए हैं, माइग्रेट करके आए हैं, उनको नागरिकता दी जाएगी। फिर उनका वोटर कार्ड बनेगा। उनका वोटर कार्ड बनेगा। अगर उसका तो इतना नंबर नहीं होगा, लेकिन उसका जो बाकियों पर असर है वो ज्यादा होगा। नंबर बहुत है, आप उसका भी एनालिसिस कीजिएगा। नंबर कहाँ है? वो नंबर बढ़ेंगे बिहार में, वो नंबर बढ़ेंगे बंगाल में, वो नंबर बढ़ेंगे जम्मू कश्मीर में, वो नंबर बढ़ेंगे सीमावर्ती क्षेत्रों में, राजस्थान में, जी, सीमांत बीजेपी को जरूरत है सीटें जीतने की। अगर आप नॉर्थ में और सेंट्रल उसमें देखेंगे, मध्य भारत में, तो भारतीय जनता पार्टी सैचुरेशन पे आ गई है। ये बात मैंने पहले भी कही थी। आप देखिए दिल्ली में 7 में से 7 बीजेपी जीत चुकी है, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। हरियाणा में 10 में से 10 है, राजस्थान में 25 में से 25 है, गुजरात में 26 में से 26 है, मध्य प्रदेश के अंदर 29 में से 28 सीटें जीती हुई हैं, हिमाचल में 4 में से 4 जीती थी, एक बाई इलेक्शन में हार गए, उत्तराखंड में 5 में से 5 हैं, 62 सीटें आपने जीती थी, उसके बाद 3 और सीटें लोकसभा की जीती हैं, 2 आपके सहयोगी हैं। आप के पास नंबर्स बढ़ाने के लिए बहुत कम है। पंजाब में आपके पास उतनी ताकत नहीं, आप भी जानते हैं। इसीलिए आपको अगर कहीं काम करना है तो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, बिहार है, झारखंड में है, उड़ीसा होगा, जहां आपको नंबर्स मिल सकते हैं, और वो सीए के जरिए ही आपको मिलेंगे, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या बाकी क्षेत्र हो। तो भारतीय जनता पार्टी का फोकस राम मंदिर है, जहां डाइवर्ट करके अपोजिशन वहां फोकस करे, और उनका मेन काम है सीए। इसीलिए मुझे लगता है कि 4.5 साल के करीब जो है हो गया, और अभी तक उसके नोटिफिकेशन से निकलना बाकी है, वो हुआ नहीं है। और अगर क्यों नहीं हुआ, ये सवाल जरूर होना चाहिए, एक पत्रकार के तौर पे पूछा जाना चाहिए कि एक पूछा आपने? रूल्स पूछना चाहिए, और मैंने पूछा है। क्या कहा गया? उन्होंने कहा समय होता है हर चीज का करने का, और समय राजनीतिक है, सहूलियत के हिसाब से। मुझे लगता है अब समय आ गया है। और देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, उन्होंने बंगाल में जाके ये कहा था कि चुनाव की तारीख के घोषणा से पहले सीए लागू हो जाएगा। अब ये सवाल ये है कि वोटर लिस्ट का रिवीजन उसके पहले हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो करेंगे और तुरंत वोटर लिस्ट में आ जाएंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इंतजार कीजिए जनवरी तक का। चलिए, जनवरी और वोटर लिस्ट का रिवीजन का काम चल रहा होगा, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नंबर होगा वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लिज बहुत शुक्रिया, निशुला बहुत शुक्रिया, राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, हिमांशु बहुत शुक्रिया। इंडिया ब्लॉक वाले सत्र में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 4 वरिष्ठ मेहमान। हमारे साथ हैं भोपाल से वरिष्ठ पत्रकार और कई चर्चित राजनीतिक किताबों के लेखक, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है 24 अकबर रोड, रशीद किदवई साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर एक बार फिर से आपका नेता नगरी में। शुक्रिया सर। नमस्ते। दूसरी मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं इकोनॉमिक टाइम्स अखबार की निधि शर्मा, और इन्होंने भी हाल में देश की महिला नेताओं पर चर्चित किताब लिखी, जिस पर हमने किताब वाला भी किया था। निधि जी इकोनॉमिक टाइम्स अखबार से जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम जी। कलकत्ता से हमारे साथ जुड़ रही हैं मोनिदीपा बनर्जी जी, जो लंबे समय तक टीवी पत्रकार रही हैं, और आप लोगों ने उन्हें देखा ही होगा स्क्रीन पर। मोनिदीपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, प्रणाम। थैंक यू, नमस्कार। नमस्ते। और चौथे मेहमान हैं वो, जिनको अब मेहमान कहना मुझे इस शब्द की भी रुस्वाई लगती है, और उनकी तो लगती ही है। राजनीतिक समझ के मामले में हमारे अभिभावक, जिस न्यूज़ के न्यूज़ डायरेक्टर और नेता नगरी की शोभा बढ़ाने वाले राहुल श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो भैया नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया ब्लॉक में अभी जो सबसे ज्यादा बहस चल रही है वो सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही है। अलग अलग राज्य, अलग अलग समीकरण, अलग अलग नेताओं की तुर्शियां। बिल्कुल 24 घंटे पीछे जाएं तो हेडलाइन ये बनी कि ममता बनर्जी ने उस स्टीयरिंग कमेटी से बात करने से इनकार कर दिया है, और अब सीधे वो जो टॉप मोस्ट लीडर हैं उनसे ही बात करेंगी। बाकी जो जबानी रस्साकशी है उनकी अधीर रंजन की वो चली रही है।
आम आदमी पार्टी के भी हवाले से लगातार खबरें आती हैं कि उनको गोवा में भी सीट चाहिए, गुजरात में भी चाहिए, हरियाणा में भी, एंड देन दे आर रेडी टू सीट ग्राउंड इन पंजाब एंड दिल्ली। ये जो पिछले एक हफ्ते की गतिविधियां हैं, उनको आप अलग अलग राज्यों में किस तरह से देखते हैं? क्या चुनौतियां हैं और अंततः क्या जो मंसूबे पाले गए हैं वो पूरे हो पाएंगे? क्योंकि बयान हम लोग लगातार देखते हैं, कभी केसी त्यागी बोल रहे हैं कि बहुत लेट कर दिया, कभी कोई और बोल रहा है, बयान आ रहे हैं, फाइनल डिसीजन नहीं आ रहा है। सौरभ, एक बहुत पुरानी, एक बहुत खूबसूरत भारत भूषण जी की फिल्म थी बरसात की रात। उसके अंदर मेरे ख्याल से हिंदी सिनेमा की बेस्ट कव्वालियों में से एक है। उसमें एक लाइन है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। तो क्या है कि ये इंडिया अलायंस की शायद कहानी, सीट शेयरिंग जो है वो एक एलिमेंट है। तो अगर जी बोलिए बोलिए। अगर आप देखें तो 29 पार्टियों का 29-30 पार्टियां इसमें हैं। 14 पार्टियों के इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी में लोग हैं। लोकसभा की 543 में से 142 सीटें इनके पास हैं। राज्यसभा में 98 सीटें हैं 245 में। स्टेट असेंबलीज में 1637 इनके पास 4000 कुछ में सीटें हैं। 31 में से 10 राज्यों में ये सत्ता में है इंडिया अलायंस के लोग। लेकिन अगर आप देखें तो कांग्रेस के लिए, कांग्रेस चाहे आप कांग्रेस को नकारें, एक्सेप्ट करें या कुछ करें, कांग्रेस एक पिवटल पार्टी है। वो रोल प्ले करने दिया जाता है उसे कि नहीं, वो बात अलग है, लेकिन पिवटल एक एलिमेंट है। और अगर कांग्रेस के लिए अगर हम बात करेंगे तो लगभग कांग्रेस को मोटे मोटे करीब 25-26 ग्रुप्स के साथ नेगोशिएशंस करने हैं, जहां तक ये सीट शेयरिंग की हम बात कर रहे हैं। तो आपने पहला एग्जांपल लिया कि वेस्ट बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जो है वो बात ही नहीं करना चाहती हैं। जो 5 मेंबर नेशनल अलायंस कमेटी है उससे बात ही नहीं करना चाहती है। उन्होंने कहा कि साहब 2 सीटें आपको हम देने को तैयार हैं, जो आप पिछली बार जीते थे, मालदा दक्षिण और बहरामपुर। उसके अलावा मैं शायद आपको 1 सीट और दे दें। अधीर रंजन चौधरी जो है कांग्रेस के नेता, बंगाल के बड़े और लोकसभा में कांग्रेस के मुखिया हैं, उनका कहना है कि ये एक्सेप्टेबल हमको नहीं है। टीएमसी कहती है कि 2019 के चुनावों के में कांग्रेस सिर्फ इन 2 सीटों पे जो उनके पास हैं उसमें 30% से अधिक वोट पे जीती थी। तो टीएमसी के हिसाब से वो कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा जगह नहीं है। सीपीएम ऑलरेडी कह चुकी है कि वो टीएमसी से कोई अलायंस या कोई सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं चाहते हैं। तो ये ग्राउंड लेवल विषमताएं हैं जो इस समय पे सामने आ रही हैं। दूसरा, टीएमसी बंगाल के अंदर सीट शेयरिंग जैसी चीजें, बातें विजिबली करके मीटिंग एक सिग्नल नहीं देना चाहती कि साहब हम साथ टाइप है। कांग्रेस कहती है कि हमें रायगंज, मालदा उत्तर, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद दें, वो बात अलग है। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दूसरे राउंड की बातचीत की बात है। और आपने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो गुजरात, हरियाणा और गोवा के अंदर ये कह रही है कि हम तुम्हें दिल्ली देंगे, तुम हमें इन राज्यों में जगह दे दो। अब अगर आप इसके अलावा बिहार में देख लें तो बिहार के अंदर ऑलरेडी जहां की एक गठबंधन, पुराना एक अलायंस है जिसका कांग्रेस हिस्सा रही है, उसके बावजूद वहां पे जेडीयू और आरजेडीयू एक तरह से केक का बड़ा हिस्सा लेके बैठ गए हैं कि 16-17 सीट हम लेंगे। जेडीयू कहती है 17 सीटें आरजेडी कहती है, और बाकी वो कहती है कि थोड़ी सीटें बची हुई जो है वो 5-6 सीटें कांग्रेस को दे देंगे। उसी में माले जो है CPI-ML वो कह रहे हैं कि हमें 5 सीटें चाहिए। वहां पे भी एक बार्गेनिंग का एलिमेंट रहेगा, तो किस तरह से उनको फिट किया जाएगा, वरना डिवीजन ऑफ वोट हो जाएगा। तो ये मुश्किल है आपकी बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी के लिए। उसके बाद अगर आप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आ जाएं तो एक इंटरेस्टिंग चीज है कि कम से कम कांग्रेस ने राम मंदिर मामले में, ये अगर राहुल गांधी का स्टेटेड स्टैंड था कि वो आरएसएस की आइडियोलॉजी के खिलाफ है, तो सीपीएम जैसी पार्टी जो कि आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ है, उसने पहले ही कह दिया था अब नहीं है। तो कम से कम 2 हफ्ते बाद ही सही, लेकिन क्लैरिटी कर दी। ऑपोजिशन ने अरिथमेटिक आज ठीक कर रहे हैं, मगर केमिस्ट्री के लिए नैरेटिव नहीं सेट किया। दूसरी तरफ
नैरेटिव और केमिस्ट्री के लिए आपको लीडर चाहिए। यहां बीजेपी के पास एक नेता है जो अरिथमेटिक केमिस्ट्री के ऊपर बैठा है, ड्राइव करता है और उसको इग्नाइट करता है। कांग्रेस में अगर ऑपोजिशन में देखें तो चाहे आप डिनाई करें चाहे ना चाहें, राहुल गांधी इज द ओनली लीडर विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पैन नेशनल केमिस्ट्री एंड अरिथमेटिक। तो उसको सर, पर वो पैन नेशनल कंपीट कहां कर रहे हैं? वो पैन नेशनल कंपीट कहां कर रहे हैं? पैन नेशनल कंपीट कहां कर रहे हैं? वो तो रीजनल छत्रप को साथ लाके अपनी पावर बिल्ड कर रहे हैं। मोनिक दीपा जी, सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल को लेकर हो रही है। 2-3 एस्पेक्ट हैं। एक कि ममता बनर्जी इस चीज के हक में नहीं है कि नीतीश कुमार कन्वीनर बने। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम को जिस तरह से केजरीवाल और ममता कैंप ने प्रपोज किया, उससे नीतीश और आरजेडी खेमा थोड़ा सा रुष्ट दिखा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, लोकल जो झगड़ा है वो बार बार, अगर अधीर रंजन चौधरी इफ ही इज क्लोज टू गांधी फैमिली, वो कांग्रेस दल के नेता हैं लोकसभा में, लेकिन वहां पर वो लगातार टसल वाले स्टेटमेंट दे रहे हैं। और टीएमसी ने भी लाइन बिल्कुल खींच दी कि आप 2 सीट जीते 2 सीट दो, और असम और मेघालय में भी सीट दो। अंदर खाने क्या चल रहा है? बातचीत हो रही है टीएमसी, कांग्रेस और दूसरे दलों के बीच, या ये इसी तरह से खिंचता रहेगा? जी, आप अगर ऐतिहासिक तरीके से देखें तो शायद ऐसा ही चलेगा, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी के साथ ममता बनर्जी का एक तनाव बहुत सालों से चल रहा है, और वो बस आज के दिन वही 2 सीट देना चाहती हैं जो अधीर रंजन जहाँ पे हैं, बेरामपुर, और मालदा दक्षिण जहाँ पे कांग्रेस के एक एमपी हैं। ये जो सिलसिला चल रहा है अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी का, इसका कोई हल होने का कोई लक्षण ही नहीं है। इवन रिसेंटली जब ये संदेश खाली में एक घटना घटी जहाँ पे ईडी और सीआरपी पर्सनल पे अटैक हुआ, जब वो गए एक तृणमूल नेता के घर में सर्च करने के लिए किसी स्कैम के मामले से, तो उसके बाद भी अधीर रंजन चौधरी को कोट किया गया ये बोलते हुए कि पश्चिम बंगाल में प्रेसिडेंस रूल होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने वैसे वो रिवाइज किया वो स्टेटमेंट, बट फिर भी उन ममता बनर्जी और अधीर रंजन के बीच द बिटरनेस इज सो लॉन्ग स्टैंडिंग कि यहाँ पे कोई भी अंडरस्टैंडिंग होने का संभावना बहुत ही कम है। इज देयर एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर देयर बिटरनेस? मतलब कोई पर्सनल हिस्ट्री कि कोई किसी बात पे अदावत हुई हो, कुछ हुआ हो? जी, एक तो अधीर रंजन चौधरी ने बहुत स्ट्रांगली ममता बनर्जी को अटैक किया है इन टर्म्स ऑफ, जब पंचायत पोल हुआ कुछ साल पहले, नॉट दिस लेटेस्ट वन, उसके पहले, तो अधीर रंजन चौधरी चले गए कोर्ट। आपको शायद वो कुछ वीडियोस आपके याद रहेंगे कि अधीर रंजन चौधरी जाके पंचायत का कंडक्ट वो चैलेंज कर रहे हैं कोर्ट में, सेइंग दैट इट वाज इलीगल एंड इनइफेक्टिव, और साथ साथ मिस्टर पी चिदम्बरम वही केस तृणमूल के लिए लड़ने के लिए कोलकाता आए, तो कांग्रेस के लोग पश्चिम बंगाल में बहुत प्रोटेस्ट किया कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने। तो अधीर रंजन का जो सबसे बड़ा थ्रेट अधीर रंजन चौधरी को पर्सनली लग रहा है वो है कि वो अपना सीट बहरामपुर कितना दिन तक वो होल्ड कर सकेंगे। Behrampur is minority dominated seat, or at least the whole district is very minority dominated, और वो है मुर्शिदाबाद। एक समय वहां पे अधीर रंजन का कंप्लीट कंट्रोल था, लेकिन ममता बनर्जी आने के बाद, उनका माइनॉरिटी पॉलिटिक्स के बाद वो पूरा डिस्ट्रिक्ट धीरे धीरे अधीर रंजन के ग्रिप से स्लिप हो गया है। इनफैक्ट इवन इन बहरामपुर जो अगर असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स देखें तो बहुत सारे असेंबली सेगमेंट्स चले गए हैं टू द तृणमूल कांग्रेस। सो अधीर रंजन इज वेरी इनसिक्योर कि वो कैसे होल्ड करेंगे अपना पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को। इसी को लेके ममता बनर्जी का जो माइनॉरिटी पुश है उसको लेके ही इज वेरी अनहैप्पी, और इस कारण ममता बनर्जी से उसका कोई बनना ही नहीं है। एंड इन द लास्ट 8 years or 7 years that he has been PCC chief, the interesting thing is despite the fact that सोनिया गांधी और ममता बनर्जी का अलग सा एक रिलेशनशिप है बोल के हमें सुनाई देती है, डिस्पाइट दैट अधीर रंजन हर इलेक्शन में पुश किया है कि यहाँ पे अगर अलायंस होना है तो पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ कांग्रेस अलायंस हो, और वही होता आ रहा है।
लास्ट फ्यू टाइम्स इवन 21 में उनका अलायंस था अगेंस्ट ममता बनर्जी। इसलिए दोनों साइड पे बड़ा हार्डनिंग ऑफ स्टैंड है। और ये ममता बनर्जी का जो हमें खबर आ रही है कि द ऑफर ऑफ ओनली 2 सीट्स, इसी पे शायद तृणमूल अकड़ के रहेगी। और यहाँ पे जो हमें वैसे दूसरे सोर्सेस से खबर आ रही है, अधीर रंजन के सजेशन पर या कंसल्टेशन पर कांग्रेस चाहती है कि उसे 10 सीट दिया जाए। कांग्रेस का एक अच्छा आर्ग्यूमेंट है कि बीजेपी के पश्चिम बंगाल में 18 सीट हैं, तो वो 18 सीटों में से 10 कांग्रेस को दिया जाए। लेकिन तृणमूल ये मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए पश्चिम बंगाल में द फेट ऑफ इंडिया seems very very dubious indeed. CPM ने साफ कह दिया है कि नो ट्रक विद तृणमूल कांग्रेस, और ममता बनर्जी ने भी कहा है कि CPM एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसके साथ कोई अलायंस या अंडरस्टैंडिंग या सीट शेयरिंग नहीं हो सकता है। ये बड़ा आयरॉनिकल है कि वो अधीर रंजन चौधरी इज अटैकिंग ममता बनर्जी इज अटैकिंग CPM, और जब हम वो कोऑर्डिनेशन कमेटी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग देखते हैं तो वहां सीताराम येचुरी भी बैठे होते हैं, ममता बनर्जी भी बैठी होती हैं, और अधीर रंजन के जो नेता हैं सोनिया, राहुल और मल्लिकार्जुन वो भी बैठे होते हैं एकदम। एंड देन दे वांट पीपल टू बिलीव देम। जो बीजेपी है उनके लिए एक बड़ा अच्छा लाइन ऑफ अटैक हुआ है, और उनका कहना है कि ये कैसे अलायंस चल रहा है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में तृणमूल और CPM लड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में सीताराम येचुरी और ममता बनर्जी एक साथ बैठ के कॉफी पी रही हैं। तो ममता बनर्जी के लेवल पे शी इज द ओनली वन हु इज कॉलिंग शॉट्स, या अभिषेक बनर्जी और दूसरे उनके जो सिपहसालार हैं वो भी इस तरह की टॉक्स में इन्वॉल्व हैं, शीट शेयरिंग की भी और जो प्रोबेबल कैंडिडेट्स हैं उनके सिलेक्शन की भी? क्योंकि एक खबर ये भी चली थी कि TMC भी बड़े पैमाने पर अपने MPs के टिकट काट के फ्रेश फेसेस को ला सकती है टू कॉम्बैट लोकल एंटी इनकम्बेंसी। जी, एक तो देखिए, जरूर अभिषेक बनर्जी हैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी, तो जरूर उनका एक रोल होगा। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि तृणमूल के अंदर हाल ही में एक बड़ा कंट्रोवर्सी छेड़ा गया, और वो है ओल्ड गार्ड वर्सेस न्यू। अभिषेक का कहना था, बार बार उन्होंने कहा है कि जो जिनकी उम्र हो गई है उनका जरूर काम करने की क्षमता कम हो गई है, तो उनको जगह देनी चाहिए टू द यंग गार्ड। ये लेके तृणमूल में काफी आर्ग्यूमेंट चला है। ममता बनर्जी चुप थी, लेकिन 2-3 दिन पहले वो अपने एक स्टेज पे उन्होंने उनके सब ब्यूरोक्रेट्स को लेके वो खड़ी थी, और उनमें से बहुत सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स थे सर्विंग, और साथ साथ थे कुछ रिटायर्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जिनको उन्होंने एडवाइजरी पोजीशन में रखा है। और ममता बनर्जी ने कहा कि किसी का 60 साल का उम्र हो जाने से हम उनको हटा नहीं देते हैं, उनका एक्सपीरियंस का हम यूज करते हैं। तो उनका मैसेज अब साफ गया है कि दिस ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड का जो झगड़ा पार्टी के अंदर है वो बंद होना चाहिए। तो ये तो एक समस्या है तृणमूल में, ओल्ड गार्ड न्यू गार्ड का। लेकिन अब तो लग रहा है कि कल ही उनका एक मीटिंग हुआ, तो वहां पे ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि बस इसका खत्म हो, तो उसके बाद जरूर अभिषेक बनर्जी एटसेट्रा उनका जो लॉबी है एज इट वर, ये मिलके बात करेंगे इलेक्शंस के बारे में, अबाउट कैंडिडेट्स। लेकिन एक चीज है, ममता बनर्जी has completely reasserted herself. बीच में लग रहा था कि अभिषेक बनर्जी is taking over some control, लेकिन again in this new year, शायद New Year resolution हो, ममता बनर्जी seems to be in command. और एक चीज शायद ममता बनर्जी के मन में है जो पता नहीं अभिषेक के मन में है या नहीं, and that is, remember 2024 is not the last election for them. 2026 में असेंबली इलेक्शन है। तो ये इंडिया इज ऑल वेरी वेल, अलायंसेस आर ऑल वेरी वेल, किंतु लेकिन इनको ये रियलिटी भी उनके सामने खड़ा है कि 2024 में जो भी हो, 2026 में तृणमूल हैज टू फाइट अगेन। तो ये कैलकुलेशन, ये फैक्टर जरूर उनके कैलकुलेशंस में होगा कि किसको खड़ा किया जाए, कितने सीट फाइट किया जाए और किसके साथ अलायंस हो। मोनिदीपा जी, वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट द क्लेम टू कन्वीनियरशिप? ममता बनर्जी के नेशनल एस्पिरेशंस का क्या? विल शी एग्री ऑन नीतीश कुमार्स नेम?
खड़गे का नाम प्रपोज करने के पीछे क्या अरिथमेटिक थी, और ये जो लगातार ईडी के सीबीआई की रेड हो रही हैं, ये इल्जाम लग रहा है कि ममता बनर्जी गवर्नमेंट करप्ट है, इनकॉम्पिटेंट है और लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं, अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं, क्या ये एक बड़ा पोल इशू बनेगा? 2 क्वेश्चंस। ममता बनर्जी का प्राइम मिनिस्टर होने का एम्बिशन जो था वो तो हमको सभी पता है। अभी भी बहुत सारे तृणमूल के फैन ग्रुप्स हैं जो कैंपेन कर रहे हैं कि ममता बनर्जी फॉर प्राइम मिनिस्टर, दीदी फॉर प्राइम मिनिस्टर। ये नया नहीं है, बहुत सालों से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा दम में थोड़ा कमी दिख रही है इदानी in the lately, and I think that could be definitely because of the fact that एक तो ममता बनर्जी ने ही हमें सुनाई दी है कि कहा है पार्टी में कि ये जो कैंपेन है ममता फॉर प्राइम मिनिस्टर, इसको थोड़ा कम किया जाए क्योंकि अब अलायंस की बात चल रही है, इंडिया बन गया है, सो वी शुड नॉट डू दिस। ऐसे हमें सुनाई दिया है कि शी हैज एक्चुअली सेड सो कि टर्न द वॉल्यूम डाउन। सो पब्लिकली एटलीस्ट ये जो बड़ा कैंपेन चलता था ये फैन ग्रुप्स का कि ममता फॉर प्राइम मिनिस्टर, दीदी चलो, दिल्ली चलो एटसेट्रा, ये थोड़ा कम है। और दूसरा है कि देखिए ममता बनर्जी, इट्स ट्रू दैट ईडी और सीबीआई, ये जो एजेंसी राज का प्रेशर जो है वो तो एक फैक्टर है। ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस का हर वक्त ही कहना है कि दिस इज जस्ट वेंडेटा पॉलिटिक्स। आज भी कोलकाता में सुबह 6:30 बजे से कुछ रेड्स चल रहे हैं मंत्रियों के घर, लीडर्स के घर। तो लेकिन तृणमूल कंसिस्टेंटली कह रहा है ये वेंडेटा पॉलिटिक्स। और अगर आप गांव-गांव में जाएं और ग्राउंड लेवल पे देखें, तृणमूल के जो सपोर्टर्स हैं ये एक्चुअली दे बिलीव इट फुल्ली that this is completely vendetta politics by the BJP against दीदी। लेकिन इतना consistently अगर ये चलता रहे, ये ईडी एंड सीबीआई रेड्स और ये जो करप्शंस के बड़े कोर्ट में केस आ रहे हैं, कितने सारे स्कैम में इन्वेस्टिगेशंस पैरेलली चल रहे हैं। अगर मैं आपको छोटा सा एक लिस्ट बताऊं, टीचर जॉब स्कैम, सैंड स्कैम, कोल स्कैम, और आज जो रेट्स चल रहे हैं वो राशन स्कैम, म्यूनिसिपल बॉडीज में जॉब स्कैम, इतने सारे चल रहे हैं पैरेलली। कोर्ट में भी चल रहे हैं, कोर्ट से भी काफी नॉट नेसेसरली पॉजिटिव रूलिंग्स आ रहे हैं। तो ये हालात में आई थिंक ममता बनर्जी ने तय किया है कि फोकस 2024 इलेक्शंस और इंडिया पे रहें और प्राइम मिनिस्टर बनने पर नहीं। नीतीश कुमार का मामला पे मैं नेक्स्ट आती हूँ, लेकिन मिस्टर खाड़गे का नाम जो ममता बनर्जी ने प्रपोज किया, इसमें भी कुछ लोगों को लगता है कि थोड़ा पॉलिटिक्स था। इट वाज हर वे ऑफ शंटिंग राहुल गांधी आउट ऑफ कंसिडरेशन। ऐसा एक शायद मनोभाव से उन्होंने अचानक से ही मिस्टर खाड़गे का नाम उन्होंने फॉरवर्ड किया। नीतीश कुमार के साथ ममता बनर्जी का एक पिछले सालों में काफी अच्छा रिलेशनशिप था। अब भी क्या हुआ है ऑनेस्टली आई डू नॉट नो, पर शायद ये थोड़ा टेंशन है कि नीतीश जी का अचानक कोई will there be a sort of switch again, ये सब टेंशन्स लेके शायद थोड़ा टेंशन हो। बट ममता बनर्जी का फंडामेंटली नीतीश कुमार के साथ देयर इज अ गुड रिलेशनशिप और शायद उनका कन्वीनर होने में एटलीस्ट अब तक हमें कोई खबर नहीं आई है दैट शी इज डीपली अपसेट। थैंक यू मोनीदीपा बनर्जी जी, एंड बिफोर वी से थैंक यू टू यू वन मोर टाइम, मैं आपको कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दिनों से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जब तय भी नहीं था कि जिंदगी में जर्नलिस्ट बनूंगा। सो इट्स एन ऑनर टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। अगले हमारी मेहमान हैं रशीद किदवई साहब। रशीद साहब, हमने कुछ एक रीजनल पार्टीज और ओवरऑल जो एक नेशनल दिख रहा है वो तो सुना राहुल जी से, मोनीदीपा जी से। कांग्रेस में अंदर खाने ये रीजनल छत्रप्स की डिमांड्स को लेके क्या चल रहा है? उद्धव ठाकरे कह रहे हैं गुट अलग हो गया तो क्या हुआ, हमें इतनी सीट चाहिए, राजू शेट्टी को आप एकोमोडेट करिए, प्रकाश अंबेडकर को आप एकोमोडेट करिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भैया 17-17-6 का फॉर्मूला है, हमारी 17 थी, हम 17 लड़ेंगे,
आरजेडी देखे, क्योंकि ये तो आरजेडी के सहयोगी दल हैं, तो बाकी अगर हम घट के 16 भी होते हैं तो बाकी 24 में उनको एडजस्ट करें। अरविंद केजरीवाल ने अपना एक चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया है। कांग्रेस में किसके पास कितनी शक्ति इन सीटों पर बात करने की, क्या अंततः सब कुछ राहुल और सोनिया को ही तय करना है, मल्लिकार्जुन खड़गे तय करना है, क्या चल रहा है अंदर खाने? जी सौरभ, धन्यवाद। आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। देखिए, जो आपके नीचे जो आपने ये पट्टी भी चलाई है कि कांग्रेस 255 सीटों पे क्या लड़ेगी, तो ये 255 सीटें एक जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो अगर 1951 से हम तमाम चुनाव देखें तो कभी भी कांग्रेस ने 400, 420, 421 सीटों से कम में चुनाव नहीं लड़ा है। 255 पे लड़ा है, तो उसका एक अर्थ ये भी निकलता है सौरभ कि अगर तमाम सीटें, काल्पनिक तौर पे अगर हम कहें तमाम सीटें भी जीत जाए अगर कांग्रेस, तो अपने बूते पे सरकार बनाने में सक्षम नहीं होगी। तो एक बहुत बड़ी कुर्बानी जो है कांग्रेस पार्टी ये एक गठबंधन के लिए दे रही है। दूसरी बात, देखिए, यहाँ तमाम बातें कही हमारे मित्रों ने, लेकिन वो एक बात नहीं समझ पा रहे जो बुनियादी बात है। बुनियादी बात ये है कि यहाँ नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक राजनीतिक जंग है जो 24 की लड़ाई है, और उसमें तटस्थ होने का कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई तीसरा कोई विकल्प नहीं है। या तो हम नरेंद्र मोदी के साथ उनकी पार्टी, उनका गठबंधन एनडीए ज्वाइन कर लें, या उनका विरोध करें, क्योंकि जो राजनीतिक दल जो बाहर है वो भी उनको हर मौके पे हम देखते हैं कि संसद में और संसद के बाहर, वो मेरा इशारा जो वाईएसआर कांग्रेस और उड़ीसा का जो बीजू जनता दल की तरफ है कि वो सरकार का समर्थन करते हैं। तो इस बैकग्राउंड में ये एक डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है, एक कंपल्शन है तमाम राजनीतिक दलों का विपक्ष में कि वो एक रहे हैं, और उसी पे आपका मुद्दा आता है कि उसी के इर्द गिर्द जो है तमाम सबको, देखिए, गठबंधन तो करना ही है, क्योंकि गठबंधन ना करके वो 14 और 19 का चुनाव देख चुके हैं कि कुछ हाथ नहीं लगता, और आपकी भी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। लेकिन कम से कम एक उद्देश्य है कि नरेंद्र मोदी की सरकार का जो 300 पार वाला जो उनका जो लक्ष्य है उसको कम से कम किया जाए, 250 पे लाया जाए, ऐसी किया जाए कि उनको एक पार्टी को कम से कम बहुमत से वंचित रखा जाए। और इसी के इर्द गिर्द तमाम बातें हो रही है। अधीर रंजन क्या कह रहे हैं, फलाने क्या कह रहे हैं, मुझे लगता है इससे ना ये सिर्फ पैतरीबाजी है, इससे ना कांग्रेस विचलित है, ना जो संगठन, जो दूसरे राजनीतिक दल जो उसके साथ जुड़े हैं वो है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुश्किल गांठ जो है वो खोलने का प्रयास है, और हो सकता है आजकल में आपको उसका परिणाम भी नजर आ जाए। जो बिल्कुल एक लोगों को लग रहा था कि मुमकिन नहीं है, उसको मुमकिन किया गया है कि पंजाब, दिल्ली और गुजरात में एक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, जिसमें हरियाणा और गोवा भी शामिल है, उस पर एक सीट एडजस्टमेंट हो जाए। तो ये एक दूसरे घटक दलों के लिए एक संदेश होगा, एक सीख होगी कि देखिए, जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तालमेल हो सकता है तो तमाम राजनीतिक दलों के साथ में तालमेल हो सकता है। 2 सीटें देनी, 5 सीटें देनी है। देखिए, इसका एक जो है सौरभ, उसका एक प्रोफेशनल आकलन भी हुआ है, जो सुनील कानूकोलू और दूसरे जो ये प्रोफेशनल्स हमारे आज देश में आए हैं जो चुनाव की समीक्षा करते हैं, उनके स्तर के ऊपर भी हुआ है कि आपको जो आप एक दावा कर रहे हैं उस दावे के पीछे स्टैटिस्टिकल कोई पृष्ठभूमि भी होनी चाहिए कि आपकी हैसियत क्या है। उस हैसियत की बुनियाद के ऊपर सीटों का फैसला होगा। और जैसा राहुल कह रहे थे कि अभी जून से लेके अब तक उनमें आपस में मनमुटाव नहीं हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां तक कन्वीनर की बात की जाती है वो भी बेमानी बात है, क्योंकि कन्वीनर जो है वो कभी प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं होता। यहाँ जो लोग कन्वीनर बनना चाहते हैं, दरअसल वो सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ममता बनर्जी की राष्ट्रीय एम्बिशन है, आप पसंद करें या ना करें, वो गोवा में क्यों चुनाव लड़ने गई दमखम पे, वो मेघालय में क्यों चुनाव लड़ती है, वो तमाम जगहों के ऊपर अपना एक राजनीतिक जो उनका जो एक रुतबा है उसको बढ़ाना चाहती, जनाधार बढ़ाना चाहती, उसमें नाकाम रही है। लेकिन उनकी नेशनल एम्बिशन है, और नीतीश कुमार की भी है, अरविंद केजरीवाल की भी है, सबकी है। इसलिए कोई कन्वीनर बनने में किसी को ना कोई दिक्कत है, ना कन्वीनर की आड़ में जो प्रधानमंत्री पद का जो एक उनको लालच है या मोह है, उसको लेकर के समस्या है। तो ये खटपट चलती रहेगी। हमने 1977 में भी देखा कि 3 महीने पहले जब कोई दल भी नहीं था, जो कोई सिंबल भी नहीं था, लोग जेल में थे, उसके बावजूद लोगों ने चुनाव लड़े। 77 आज की वो स्थिति नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ। इसी तरह से वैचारिक रूप से भी हमने 1989 में देखा कि वाम दल और भाजपा दोनों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह का समर्थन किया। तो ये तमाम बातें हैं। हमारे जो पॉलिटिकल क्लास है वो बड़ा ही इस मामले में मतलब स्मार्ट भी है, और उससे सब कुछ आता है, और उसके तौर तरीके भी हैं। और ये प्रधानमंत्री पद वगैरह की भी बेतुकी बात है, क्योंकि जब तक संख्या नहीं आएगी तब तक कोई दावा ही नहीं है। और हमने
फिर 1989 में जो मौका किसको मिला था, घटक दलों ने चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री पद के रूप में पेश किया। और देवीलाल ने क्या करा, जब उनको एक्सेप्टेंस की स्पीच दी, उन्होंने कहा कि मैं नहीं बनना चाहता, विश्वनाथ प्रताप सिंह बन गए और वो उप प्रधानमंत्री बने। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं, इसको लेकर के कोई विपक्ष में कोई मनमुटाव नहीं है। रशीद साहब, आपकी सब बातें मैंने सुनी, 2-3 चीजें हैं। पहली तो आपने 77 या 89 का जिक्र किया, तब उनके पास एक बहुत ताकतवर नारा था प्रधानमंत्री को हटाने के लिए, चाहे इंदिरा गांधी के खिलाफ नारा हो इमरजेंसी के अत्याचारों का, या इंदिरा हटाओ इंदिरा बचाओ जैसे नारे हों, या 89 में बोफोर्ट्स के इर्द गिर्द जो पूरा उन्होंने एक मोमेंटम बिल्ड किया, मिस्टर क्लीन, गंदली क्यों है तोप मशीन, इस तरीके के नारे। एक तो जो राहुल श्रीवास्तव जी ने जिस चीज का जिक्र किया कि क्या एक ऐसा नारा है जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेजोनेट हो, एक चीज जिसपे वो कॉन्स्टेंटली अटैक कर सकें और लोगों में उस इशू को लेकर चर्चा हो या वो उससे कनेक्ट करें। पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपने 77 और 89 का सर जिक्र किया है। 77 और 89 में कुछ सीनियर लीडर थे जिनके आपस में एस्पिरेशंस नहीं टकरा रहे थे। जब एनटी रामाराव आकर बात कर रहे थे दिल्ली में, तो उनका जनता दल के फैक्शन से कोई सीधा टकराव नहीं था, या जब कर्नाटक से रामकृष्ण हेगड़े या एच डी देवगौड़ा ये पूरा दल आ रहा था जहां पे बनी भी जनता दल, तो उनको ये चिंता नहीं थी उतनी। तब यहां ऐसा विभाजन नहीं हुआ था कि लालू अलग हो, शरद अलग हो, मुलायम अलग हो, अजीत सिंह अलग हो, सब ऑलरेडी एक छतरी के तले थे। हालांकि जनता दल आ और जनता दल बा थे, जनता पार्टी अलग थी चंद्रशेखर की, पर वो अंततः वो एक गोलबंदी चुनाव से लगभग 1 बरस पहले हो गई थी सर। नवंबर 89 तक वो 88 तक बन गया था जनता दल, और उनके पास 6-8 महीने का समय था। कई पॉलिटिकल कमेंटेटर ने वो बार बार इस चीज पे ध्यान दिला रहे हैं कि आपने जून में कवायद शुरू की, जून 2023 में, तब लगा कि आप एक मोमेंटम बिल्ड कर लेंगे, हर 15 दिन में एक रैली करेंगे, कंबाइंड फोर्स दिखेंगे, पर वो नहीं दिख रहा है, इसलिए ये सवाल पूछा जा रहा है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, हम ये जानना चाहते हैं कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रपोज किया गया तो कांग्रेस में इस नाम पर किस तरह की रिएक्शंस हुए? क्या कांग्रेस ने विचार किया इस नाम पर? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं कि 77 और 89 जैसी परिस्थितियां नहीं है, लेकिन बात यह है, देखिए, प्रधानमंत्री पद का जो उम्मीदवार कौन होगा, जो एक ऐसा राजनीतिक दल, जिसे आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस 100 का आंकड़ा चुनाव में पार कर रही है? क्या उसके पास मतलब हाफ ऑफ हाफ है कि जो 272 का आंकड़ा है उसकी आधी सीटें अगर कांग्रेस के पास आती है तो बिल्कुल उसकी दावेदारी मजबूत होगी और दूसरे राजनीतिक दलों। लेकिन यहाँ अभी जो हमें जो राजनीतिक समीकरण नजर आ रहे हैं वहां ऐसा मुश्किल नजर आता है। उस परिप्रेक्ष्य में वो बेईमानी चीज थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। दरअसल प्रधानमंत्री पद का देखिए दो तरह के लोग दावेदार है। एक तो कांग्रेस पार्टी, लेकिन जैसे मैंने कहा उसकी एक राजनीतिक हैसियत होनी चाहिए कि वो उस पोजीशन में हो कि वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार बने। दूसरे बनते हैं जो क्षेत्रीय दल है, तो दोनों आदमी उनको हाफ ऑफ हाफ प्राप्त करना है कि मतलब अगर जो टीएमसी, डीएमके, आम आदमी पार्टी और तमाम राजनीतिक दल जो है अगर 150 सीटों प्राप्त कर लेते हैं लोकसभा की और उसके बाद कांग्रेस जो है वो कुछ ऐसा करती है, तो फिर दोनों पार्टियों का जो समावेश होगा 130 और 150 मिला के 280 का आंकड़ा हुआ है। तमाम काल्पनिक बातें हैं, लेकिन उसी पर अभी तो वो कोई दावेदारी है नहीं। अभी तो केवल और केवल एक प्रयास हो रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी और भाजपा का सीटें कम की जाए। और सीटें कैसी, क्या 300 से कम की जा सकती है, क्या 275 से कम की जा सकती है, क्या 250 से कम की जा सकती है? अगर 250 से कम होती है तब फिर प्रधानमंत्री की उठापटक होगी। और ये तमाम लोग, जैसा मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, बहुत सक्षम है, उनके पास पूरी उसकी रणनीति है, लेकिन पहले एक वैकेंसी तो हो, जब वैकेंसी होगी वहीं पर जगह बनी जा सकती। जी, ये जो नई यात्रा शुरू हो रही है इसको लेके किस तरह की तैयारियां हैं? इसके रूट को लेकर कई लोगों ने बड़े सवाल उठाए कि ये जिन जगहों पर ज़्यादा समय देना चाहिए था, कई पर्यवेक्षकों ने कहा वहाँ कम दिया गया समय, और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जहाँ पर न्यूमेरिकली स्ट्रेंथ कम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा समय दिया जा रहा है। रूट डिसाइड करने में किन लोगों की चली? कौन लोग हैं जो वही जो पुरानी भारत जोड़ो यात्रा वाली टीम है वही इफेक्टिव है या कुछ तब्दीलियां हैं? हु इज कॉलिंग द शॉट्स? जी, ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया। देखिए, यात्रा और जो लोकसभा का चुनाव है, सुनने में आपको अटपटा लगे, लेकिन इसमें कोई मतलब तालमेल नहीं है। अगर यात्रा को चुनाव के रूप में करना था लोकसभा के चुनाव में, तो वो विधानसभा के जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उससे पहले करना चाहिए था। और वो तो एक राहुल गांधी की देखिए, राहुल गांधी के पास कोई रोल नहीं है। वो ना नेता प्रतिपक्ष है, ना प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है, ना कांग्रेस के अध्यक्ष है, ना लोकसभा में कांग्रेस के लीडर है। उनको एक
एक काम सौंपा जाना था, वो काम लोगों ने सौंप दिया, वो यात्रा करते रहेंगे। वो यात्रा जितनी भी 350 से ज्यादा मतलब लोकसभा की सीटों में जो राज्यों में जा रहे हैं, और वहां कांग्रेस की में अभी 14 सीटें हैं, 14 बढ़ के 28 हो जाएगी, 54 हो जाएंगी। इसको लेके कांग्रेस में भी कोई ना बहुत ज्यादा उत्साह है, ना बहुत ज्यादा उसको लेकर के आत्मविश्वास है। यात्रा की कहानी बिल्कुल अलग है। जो 24 का जो चुनाव हो रहा है, 24 के चुनाव का केवल और केवल एक उद्देश्य है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी को 272 से वंचित रखा जाए। ये अभी बड़ा मुश्किल मामला लगता है, लेकिन जैसा मैंने कहा उसके दो पहलू है। एक क्षेत्रीय दल अगर अपने राज्यों में प्रदर्शन अच्छा करे, और दूसरा कांग्रेस के प्रदर्शन अगर अच्छा होता है जहां भाजपा के साथ सीधी टक्कर है। और उसमें इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे इतना भरोसा नहीं कि कांग्रेस 100 पार कर पाएगी। और कांग्रेस ने 100 सीटें नहीं पार करी तो लोकसभा में नरेंद्र मोदी और भाजपा आराम से 24 का चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि अगर कांग्रेस की 100 सीटें आती है तो भाजपा के लिए 272 मुश्किल हो जाता है। थैंक यू रशीद साहब। हमारे साथ निधि शर्मा जी हैं। निधि जी, आप आम आदमी पार्टी और तमाम घटक दलों को, कांग्रेस को कवर कर रही हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच कुछ सलाह बनती दिख रही, या अभी समाजवादी पार्टी के साथ मीटिंग चल रही है और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ? देखिए सौरभ, सबसे बड़ा एक रियलाइजेशन जो ऑपोजिशन कैंप में दिखता है अभी, वो ये है कि कोई भी जो दल है वो एप्पल कार्ट को, व्हेन वी से द प्रोवर्बियल एप्पल कार्ट को अपसेट नहीं करना चाहता है। अगर आप आम आदमी पार्टी वालों से भी बात करें तो चाहे एक दिन पहले कांग्रेस के साथ जो उनकी चर्चा हुई, उसके एग्जैक्टली एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल गुजरात में थे और उन्होंने भरूच का उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। तो चाहे वो ये सब चीजें करें, लेकिन एक रियलाइजेशन है कि हम लोगों को सामने बाहर निकल के मीडिया से भी जब बात करनी है या ऑफ रिकॉर्ड भी बात करनी है, सब एक यूनाइटेड तरीके से सामने आए। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी आ रहा है वो इन राज्यों में है, जैसे दिल्ली हुआ, पंजाब हुआ, केरल में, वेस्ट बंगाल में, जहां पे जो इंडिया ब्लॉक के जो पार्टीज हैं वो आमने सामने हैं। बीजेपी को लड़ने के लिए इनको अपने अंदरूनी डिफरेंसेस हटाने पड़ेंगे। जैसे पंजाब में प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी आम आदमी पार्टी के लिए कांग्रेस है, तो वहां पे कैसे सीट शेयरिंग हो, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हरियाणा में कांग्रेस के हरियाणा के जो चुनाव है, असेंबली इलेक्शंस, लोकसभा के बिल्कुल बाद होते हैं। तो वहां की जब स्टेट यूनिट की बात होती है तो कांग्रेस की स्टेट यूनिट ने, भूपेंद्र हुड्डा ने बहुत ही साफ तरीके से कह दिया है कि यहाँ पे कोई अलायंस नहीं होगा। तो जो अंदरूनी डिफरेंसेस हैं इन सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, वो बहुत इन स्टेट्स में बहुत ज्यादा सामने आते हैं। लेकिन क्या ये हावी होंगे? ये मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी हावी होंगे, क्योंकि एक अंदर ही एक रियलाइजेशन है कि सामने हमें लड़ना तो साथ ही है। एक जो कॉमन प्लैंक की बात की राहुल जी ने और राशिद भाई ने, वो मिसिंग है, बिल्कुल मिसिंग है। क्योंकि अगर आप पीछे जाते हैं तो इनका रेटोरिक क्या है। अगर लास्ट आपने देखा हो कि 10 करोड़ उज्ज्वला बेनिफिशियरी के टाइम पे प्रधानमंत्री उनसे मिलने गए, उसके एग्जैक्टली मतलब आप देखेंगे, अगर वो इट कैन बी कॉल्ड अ मास्टर क्लास ऑफ पब्लिक रिलेशंस, जो उन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट एक साधा एक बेनिफिशियरी से, फिर वो बात करते हैं कि आपके पास क्या क्या पहुंचा, क्या क्या प्रोग्राम्स पहुंचे। तो आपको देखने में ये समझ में आ जाता है कि वो एक प्रॉपर रिलेशनशिप है एक वोटर के साथ। अपनी सारे कार्यक्रम भी बता रहे हैं, सारी योजनाएं भी बता रहे हैं, आपकी कहां तक पहुंच रही हैं वो भी पूरे बता रहे हैं। और ऑपोजिशन का जो बाब है, जो उनके ऊपर कटाक्ष मारते हैं, तो उसको भी एड्रेस करते हैं, बोलते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूं कि क्योंकि मैं चाय वाला हूं। तो ये एक तरफ रहते हैं। उसके एग्जैक्टली एक दिन के बाद कांग्रेस अपना एक वीडियो रिलीज करती है जिसके अंदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी साथ में मार्मलेड बना रहे हैं। तो यहां पे हमारे जो पैनलिस्ट हैं, आई वुड से कि जनता में से किसी को जैम और मार्मलेड में भी अंतर पता हो तो बहुत बहुत बड़ी बात है। तो आपका जो मैसेजिंग है वो एक तरफ तो ऑपोजिशन और कांग्रेस की ये होती है कि 10th करोड़, दिस इज योर काउंटर। 10th करोड़ उज्ज्वला बेनिफिशियरी का आप काउंटर करते हैं मार्मलेड बनाते हुए। तो वही एक
प्रतीक है जो पूरे ऑपोजिशन के टॉक्स में और कैंपेन में और सब जगह नजर आ रहा है। तो इट्स जो ऑपोजिशन है, जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ डिसएरे में है, और वो टॉक्स में भी नजर आता है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस हफ्ते टॉक्स हो रही हैं और सडनली मोमेंटम जब बढ़ रहा है उस कैंप में, और सडनली 14 तारीख को भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होती है, तो कहाँ गई वो बात कि हम रैलीज करेंगे? ठीक है, आपके अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के और तेलंगाना के चुनाव खत्म हो गए, तो कहीं तो एक प्लेटफॉर्म पे आप आएंगे और बात करेंगे। अगर बात करना शुरू करते, सडनली मोमेंटम ब्रेक होता है और आप भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चले जाते। तो यहाँ पे ऑपोजिशन को, जो जैसे राहुल जी ने बताया कि माने या ना माने, कांग्रेस आपकी एक पिवट है, तो वो पिवट अपना रोल समझ रही है क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है अभी ऑपोजिशन के सामने। इंटरेस्टिंग। मेरी कुछ कांग्रेस के जो सहयोगी दल हो सकते हैं उसके नेताओं से बात हो रही थी, तो हमने उनसे पूछा कि आप में से कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, कांग्रेस में कौन। तो कुल जमा बात ये सामने आई कि क्या कांग्रेस और ये जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं, ये जो अपने बड़े या टीवी पर लगातार नजर आ रहे नेताओं को या जिनको संगठन बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, इनको चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे? देखिए, यहाँ पे जो राज्य है, जो मतलब उनको चुनाव तो देखिए लड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर आप दूसरे अंदरूनी डिफरेंसेस की, जैसे मैं आपको बात कर रही थी, पंजाब में 13 सीट्स में से 7 सिटिंग सीट्स हैं कांग्रेस की। क्या इनमें से कोई भी अपनी सीट छोड़ने को तैयार होगा? क्योंकि अभी जो लास्ट बात हुई है आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की, चाहे वो इनकंक्लूसिव रहे, उन्होंने कहा था हम तो सारी 13 की 13 सीट्स लड़ना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा क्योंकि हमारे आंकलन के हिसाब से हम सारी 13 जीतेंगे, राइट? और लास्ट बाईपोल बाई इलेक्शन में जहां कांग्रेस कभी भी नहीं हारी थी 1989 के बाद से, वो आम आदमी पार्टी ने वो वाली सीट जीती। अब यहाँ पे ये बात आ जाती है, कुछ स्टेट्स ऐसी होंगी जहां पे आपके सिटिंग हैं और आपके जो घटक दल हैं वो ये बोलेंगे कि नहीं, ये हमारी सीट है, तब आप क्या करेंगे? बिल्कुल एक जो आपका, जैसा आपने पूछा कि क्या ये बड़े नाम जो हमें टीवी पे नजर आते हैं वो क्या लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, और लड़ना चाहिए भी, क्योंकि पिछली बार भी अगर आपने देखा हो कि जब दिल्ली में कोई लड़ने को तैयार नहीं था, तब सोनिया गांधी ने पर्सनली 2019 के चुनाव में सारे पुराने लोगों को फोन कर करके कहा था, चाहे वो महाबल मिश्रा हो, चाहे सबको कहा था कि अब आप आइए और आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब एक मैसेजिंग जाती है तो बिल्कुल बड़े नामों को लड़ना पड़ेगा। ऑलराइट। आपने राहुल जी को, रशीद जी को, मोनीदीपा जी को और निधि जी को सुना। कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की रणनीति को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत आभार, अपना खूब ख्याल रखें। मकर संक्रांति आ रही है, सूर्य उत्तरायण में आ रहा है, आपका जीवन भी नए सिरे से सूर्य की रश्मियों सा प्रखर हो।